धातुएं भी आपको मिलेंगी, एक तो मिलेंगी परस्मैपदी और एक मिलेंगी आत्मनेपदी, और कुछ धातुएं होंगी जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों होंगी, उनको व्याकरण शास्त्र में उभयपदी कहते हैं। खैर ठीक है, मैं अभी उभयपदी और आत्मनेपदी की चर्चा आपसे नहीं करूंगा, मैं परस्मैपदी में आता हूं। परस्मैपदी की धातुएं हमेशा पठति पठता पठंत जैसी चलेंगी, और जो आत्मनेपदी में रूप चलेगा वो लभते लभेते लभंते जैसे चलेगा। पहले आप हेलो जी नमस्कार, मैं हूं राहुल जैसा और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो साथ ही आपके संस्कृत प्रत्यय का वीडियो हो जाएगा जो आपके एग्जाम में प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है प्रत्यय में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, और ये आपकी संस्कृत प्रत्यय आपकी हो जाएगी। और इस वीडियो देखने के बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्रत्यय को पहचाना जाता है। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं कि देखने वाले हैं कि लास्ट में किसी धातु के लास्ट में क्या चीज लगा हुआ है, और उसके बाद हम जैसे देख लेंगे कि आपका ये अक्षर आपका लगा हुआ है तो समझ लेंगे कि आपका प्रत्यय आपका हो जाएगा। मतलब इसको बोल सकते हैं कि संक्षेप में आप ये जान सकते हैं कि किसी धातु में या किसी शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंदर जरूर देखिएगा। अब तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड, वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पोस्ट मत करना। हाँ, Wow, so bright. Oh wow. No filters needed. How cool. DG LED टेक्नोलॉजी वाली एवर रेडी लाइट्स हैं ब्राइट और लॉन्ग लास्टिंग। इस लाइट से सब कुछ ब्राइट। बोला था ना पोस्ट मत करना। ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए ग्रीन ब्रश। तो क्यों ऑफर वाला ब्रश? गुरुजी का ब्लेसिंग वाला ब्रश। इस तरह कोई भी गलत ब्रश चुनने से दांतों में अक्सर जर्म्स रह जाते हैं, इसलिए ओरल बी साधारण ब्रिसल्स के मुकाबले इसके क्रिस क्रॉस ब्रिसल्स कोनों तक जाके 90% तक जर्म्स का सफाया करे। ओरल बी अपनाओ, जर्म्स हटाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत प्रत्यय की। संस्कृत में आपके तीन प्रत्यय होते हैं, मुख्य रूप से आपके दो ही होते हैं। कृत प्रत्यय जिसको कृदंत भी बोलते हैं, और एक आपका तदित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय धातु में यानी क्रिया में लगता है, और तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय जितने भी अव्यय होते हैं उन सभी में आपके तदित प्रत्यय लगते हैं। स्त्री प्रत्यय जैसे ही आपके पुल्लिंग में लगते हैं स्त्री प्रत्यय उसको तुरंत बदल देते हैं स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जिसे हम पहचान सकते हैं। ऐसे आपको बता दें कि ये आपके एग्जाम के व्यू से काफी अच्छा वीडियो है, देखते ही आप पहचान जाएंगे कि कौन सा शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय की बात कर रहे हैं, और कृत प्रत्यय लगता है किसमें? केवल धातु में। तो पहला हम बात करें कृत प्रत्यय में कौन सा हो जाएगा? कत प्रत्यय। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कत प्रत्यय। इसकी पहचान है कि आपकी धातु के अंत में त होगा, ट, क, व और म। इस पांचों में से कोई आपका एक चीज जो है धातु के आपके अंत में रहेगा, तो मतलब समझ जाइए कि वह आपके कत प्रत्यय का एग्जांपल है। सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे अधिक देखे जाते हैं कि कौन सा आपका रहता है, तो वह आपका रहता है कौन सा? त और ट। ये दो चीज आपके सबसे ज्यादा मिलती है। अब देख लीजिए कैसे पहचानेंगे। जैसे चल धन कत प्रत्यय है तो ये हो जाएगा चलित, पट धन कत प्रत्यय हो जाएगा पठित, क्री धन कत प्रत्यय हो जाएगा कृत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए चलित में, पठित में, कृत में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पहचान याद है कि कत प्रत्यय जो होता है जब इसको लगाते हैं तो लास्ट में त से बचता है। तो यहाँ देखिए त है, यहाँ देखिए त है, यहाँ भी त है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये आपकी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत प्रत्यय का एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि चलित में कौन सा प्रत्यय है, पठित में कौन सा प्रत्यय है, ये आपके हो जाएंगे। तो इस वीडियो से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय आपको किसमें लगा हुआ है। ऐसे डीपली आपको जानने के लिए अलग अलग वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगला है आपके कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय की पहचान है कि धातु के अंत में आपका तवान होगा या आपके टवान होगा। तवान या टवान आपके धातु के अंत में इसकी पहचान हो जाएगा। जैसे गम धन कत्वतु हो गया गतवान, हन धन कत्वतु हो गया हतवान, नस धन कत्वतु नष्टवान। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बताइए नष्टवान, हतवान, गतवान इनमें कौन से प्रत्यय का यूज किया गया है, तो आप जानते हैं तवान और टवान पहचान है किसका? कत्वतु प्रत्यय का। तो यहाँ देखिए तवान, तवान और टवान आप बोल दीजिए इसमें लगा हुआ है कौन सा प्रत्यय? कत्वतु प्रत्यय आपका लगा हुआ है। ये काफी आपके क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अगर देखिए कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय की पहचान है कि धातु के अंत में त्वा होगा या आपका ट्वा होगा। दा धन कत्वा हो गया धात्वा, क्री धन कत्वा हो जाएगा कृत्वा, भू धन कत्वा हो जाएगा भूत्वा। अब आपसे पूछिए कोई दात्वा, कृत्वा, भूत्वा इनमें कौन सा प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है, तो आप जानते हैं इन सभी में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में त्वा त्वा लिखा हुआ है, और त्वा किसकी पहचान है? तो कत्वा प्रत्यय की पहचान है। मतलब बोलिएगा इसमें कत्वा प्रत्यय आपका लगा हुआ है। लय प्रत्यय, लय प्रत्यय की पहचान है कि सबसे पहले कोई आपका उपसर्ग होगा, बीच में धातु होगा, धातु का मतलब होता है क्रिया, संस्कृत में धातु बोलते हैं, और लास्ट में आपका यह होगा। जैसे यहाँ पे अनु धन भू धन लय, तो ये अनुभूय हो गया। प्र धन नम धन लय क्या प्रणमय हो गया। आधन गम धन लय आगम्य हो गया। तो ऐसे यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है अनुभय, प्रणमय और आगम्य में कौन सा आपका प्रत्यय लगा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ पे आपका अनु जो है उपसर्ग होता है, क्योंकि अनु उपसर्ग है। कैसे जांच करेंगे कि ये किसी शब्द के पहले लगता है, और अनु से कोई और शब्द जैसे अनुमान, अनुसार, अनुमान ये सब जो शब्द है अनु से बन जा रहे हैं, मतलब अनु जो उपसर्ग है। तो यहाँ पे अनु और ये भू और यह जैसे आप देखिएगा, मतलब ये जो है ये आपके लय प्रत्यय का एग्जांपल हो जाएंगे। आप इन सब पर ध्यान मत दीजिए कैसे बनना, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए अनुभय, प्रणमय और आगम्य इन सभी में आप देखिए अनु उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, और लास्ट में यह भी है। तो आपसे कोई पूछेगा ये किसका एग्जांपल, तो बोलेगा लय प्रत्यय का एग्जांपल है। क्योंकि डीपली पढ़ने के लिए आपको जो अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी, वो काफी अधिक उसमें समझना पड़ेगा आपको। ऐसे पहचानने के लिए एग्जाम में जैसे आप क्लास 10 के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुरंत देखिएगा, तुरंत आप बता दीजिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसके लिए आपकी छोटा सा सिंपल सा वीडियो आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। तुम प्रत्यय, तुम प्रत्यय का पहचान के लास्ट में आपका जो है धातु के लास्ट में तुम या तुम रहेगा। जैसे गम धन तुम होता है गंतुम, हस धन तुम होता है हसितुम, हन धन तुम होता है हमतुम। तो आपसे आप कोई पूछता है कि गंतुम, हसितुम और हमतुम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो देखिए तुम मतलब जो है ये तुम लगा किसका पहचान है? तुम प्रत्यय का। मतलब हो जाएगा कि ये आपके तुम प्रत्यय आपके हो जाएंगे, इसमें लगा हुआ है। तबियत प्रत्यय, तबियत प्रत्यय की पहचान है धातु के लास्ट में आपका तब्य और तब्य दो ये शेष बचते हैं। जैसे पट धन तबियत हो जाएगा पठितव्य, दृष्ट धन तबियत हो जाएगा दृष्टव्य, गम धन तबियत हो जाएगा गंतव्य। अब यहाँ पे देखिए तब्य, तब्य, गंतव्य। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय का यूज किया गया है, तो आप क्या बोलिएगा? तबियत प्रत्यय की पहचान क्या है? तब्य और तब्य ये दो आपकी पहचान है। सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय की पहचान है कि धातु के अंत में न होगा, क होगा, नति होगा या ति होगा। मुख्य रूप से आपके धातु के अंत में न ही आती है। तो यहाँ पे देख लीजिए धाव धन सत्री हो गया धावन, खाद धन सत्री हो गया खादन, नम धन सत्री हो गया नमन। अब आपसे कोई पूछता है बताइए धावन, खादन और नमन में कौन सा आपका प्रत्यय का यूज किया गया, तो इन सभी में लगा हुआ है न। जैसे न लगा मतलब हो जाएगा कौन सा का? सत्री प्रत्यय आपका हो जाएगा ये। अगला देखिए अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय का एग्जांपल क्या हो जाएगा, यानी इसकी पहचान है अन्य या अन्य, यानी धातु के लास्ट में अन्य होगा या अन्य होगा।
जैसे पूजधन अनियर हो गया पूजनीय, दाधन अनियर हो गया दानीय, दृधन अनियर हो गया दर्शनीय। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये निया निया आ गया, मतलब ये अनियर प्रत्यय का हो जाएगा। अब बोलिए इसमें अनियर प्रत्यय आपका लगा हुआ है। 4 आपका ऑप्शन है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए सानच प्रत्यय, सानच सानच जो है इसकी पहचान क्या है? आनो मानो सानो, आनो मानो सानो, ये इसकी पहचान हो जाएगी। जैसे रुच धन सानच क्या रुच मानो, क्री धन सानच हो जाएगा कुर्बानो, शिव धन सानच क्या शिव मानो। अगर आपसे पूछता है कोई कि रुच मानो कुर्बानो शिव मानो, इनमें कौन से प्रत्यय का यूज किया गया? तो सभी में माना है, वाना है, आना है। तो आना माना जो साना होता है ये पहचान है सानच प्रत्यय का। तो बोलिए इसमें सानच प्रत्यय लगा हुआ है। ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय की पहचान है नम और नम, यानी कि धातु के लास्ट में ये दो आपके अक्षर मिलते हैं तो आप समझिए उसमें कौन सा प्रत्यय लगा, ल्यूट प्रत्यय लगा। जैसे गम धन सानच क्या गमनम, दृश धन सानच हो गया दर्शनम, पूज धन सानच क्या पूजनम। जैसे आपसे कोई पूछता है कि गमनम दर्शनम और पूजनम में कौन सा प्रत्यय, तो सभी में लगा हुआ नम नम नम, तो आप बोलिए ल्यूट प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगर देखिए कितिन प्रत्यय, कितिन प्रत्यय की पहचान क्या है कि लास्ट में आपका होगा ती, नति और तीम, ये तीन इसकी पहचान है। मुख्य रूप से आपके तीन मिलते हैं, मुख्य रूप से जो मिलते हैं क्या मिलते हैं? आपके तीन मिलते हैं लास्ट में। जैसे गम धन कितिन का गति, स्मृति धन कितिन का स्मृति, कृति क्या कितिन कृति हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है बताइए गति स्मृति और कृति में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है, तो लास्ट में देखिएगा ती ती ती, मतलब हो जाएगा कितिन प्रत्यय आपके हो जाएंगे। ये सभी जो आपकी छोटी-छोटी पहचान है और डीपी पढ़ने के आपको काफी सारे जो है आपको सारा नियम पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा पहचान एग्जाम में अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। यत प्रत्यय ये जो है केवल स्वर वर्ण के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं? स्वर वर्ण के साथ इनका यूज किया जाता है। इसकी पहचान है धातु में क्या रहेगा? यम, य या आपका या रहेगा। जैसे दा धन यत क्या देयम, श्रु धन यत श्रव्यम, पा धन यत पेयम। अगर आपसे यहाँ पे देखा जाए इन सभी में अगर आपसे पूछता है कि बताइए यहाँ पे देयम, श्रव्यम और पेयम में कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट में लगा है यम, मतलब लगा ये यत प्रत्यय हो जाएगा, यत प्रत्यय। और एक चीज यहाँ पे और देखिए नयत प्रत्यय, ये केवल व्यंजन वर्ण के साथ लगते हैं, लेकिन इसकी पहचान आपकी बिल्कुल आपकी सेम है, यम यह या, लेकिन ये लगते हैं केवल व्यंजन वर्ण में। देख लीजिए ये यम है, ये यम है और ये आपका यम है। तो यहाँ पे अगर कॉमन करते हैं तो आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे? तो ये किस कॉमन कीजिए यहाँ पे, ये सभी में आपके व्यंजन है, क्योंकि इन सभी में हलंत लगा हुआ है। जब हलंत लगा इसका मतलब हुआ कि इन सभी में ये व्यंजन है और ये व्यंजन में आपके नयत प्रत्यय लगा हुआ है, हो गया पाठ्यम वाच्य वाच्य वाच्य। तो इन सभी में आपका क्या हलंत यानी आपका क्या व्यंजन हो जाएगा, मतलब ये हो जाएंगे नयत प्रत्यय। और जब पूरा रहेगा तो वहां पे आपके हो जाएंगे ये कौन सा, तो ये आपके हो जाएंगे यत प्रत्यय। यही आपका सिंपल था। चलिए तो अभी हम बात किए कौन सा कृत प्रत्यय, अब हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय की पहचान क्या है। इसमें आपका पहला हो जाएगा तद्धित प्रत्यय लगता है किसमें? संज्ञा में, सर्वनाम में और अव्यय में, और कृत लगते हैं धातु में। तो इसमें पहला हो जाएगा तरप प्रत्यय। इसकी पहचान है कि आपके शब्द के अंत में, जैसे वहां पे हम केवल धातु की बात करेंगे, यहाँ पे आपके शब्द हो जाएंगे, तो शब्द के अंत में होगा तर, तरा या तरम। जैसे लघु धन तरप हो जाएगा लघुत्र, गुरु धन तरप हो जाएगा गुरुत्र, प्रिय धन तरप हो जाएगा प्रियत्र। अब आपसे कोई पूछता है कि लघुत्र, गुरुत्र और प्रियत्र में कौन सा प्रत्यय का यूज किया गया है, तो आप देखिए इसमें तरह, इसमें भी तरह, इसमें भी तरह, और तरह का यूज करते हैं किसमें? तरप प्रत्यय का ये पहचान हो जाएगा, यानी आपका तरप प्रत्यय का ये एग्जांपल हो जाएंगे। अगला है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय की पहचान क्या है कि लास्ट में आपके शब्द के लास्ट में होगा तमा, तमा या तमम, मतलब यहाँ देखिए लघु धन तम का लघुतमा, पटु धन तम का पटुतमा, गुरु धन तम का गुरुतमा। अगर आपसे कोई पूछता है बताइए लघुतमा, पटुतमा और गुरुतमा इन सभी में किस प्रत्यय का यूज किया गया है, तो लास्ट में देखिए तमा तमा तमा, मतलब यहाँ पे तमा और ये हो जाएंगे तमप प्रत्यय का आपका ये हो जाएंगे, मतलब इसमें तमप प्रत्यय का यूज किया गया है। अगला देखिए तल प्रत्यय। तल प्रत्यय जो है जब ये किसी शब्द में लगता है तो ये उस शब्द को स्त्रीलिंग बना देता है। क्या बनाता है? स्त्रीलिंग बना देता है। इसकी पहचान है कि आपके शब्द के लास्ट में क्या होगा? ता होगा। क्या होगा? आपका ता होगा। जैसे जन धन तल हो जाएगा जनता, निपुण धन तल निपुणता, गुरु धन तल गुरुता। अब आपसे कोई पूछता है बताइए जनता में, निपुणता में, गुरुता में कौन सा आपका संस्कृत प्रत्यय का यूज किया गया है, तो सभी में ता है। और जब ता है तो मतलब हो जाएगा तल प्रत्यय, यानी यहाँ पे आपके तल प्रत्यय का यूज किया गया है। दा प्रत्यय देखिए, दा प्रत्यय की पहचान है कि लास्ट में आपके शब्द के लास्ट में क्या दा रहेगा। जैसे अन्य धन दा का अन्यदा, एक धन दा का एकदा, सर्वधन दा का सर्वदा। अब आपसे पूछता है अन्यदा, एकदा और सर्वदा में कौन सा प्रत्यय, तो लगा हुआ है सब में दा दा और इसकी पहचान है दा, मतलब ये हो जाएगा दा प्रत्यय का ये एग्जांपल हो जाएगा। तो प्रत्यय, तो प्रत्यय का पहचान है कि शब्द के लास्ट में क्या रहेगा? तोम रहेगा। क्या रहेगा? तोम रहेगा। जैसे गुरुधन तो क्या गुरुत्वम, लघुधन तो क्या लघुत्वम, कविधन तो क्या कवित्वम। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए गुरुत्वम, लघुत्वम और कवित्वम में कौन सा प्रत्यय का यूज किया गया है, तो सभी में त्वम त्वम देख लीजिए, इसका मतलब इसमें लगा हुआ है तो प्रत्यय आपका लगा हुआ है। छ प्रत्यय देखिए, छ प्रत्यय में इसकी पहचान ई लगा होता है, शब्द के लास्ट में आपका ई लगा होता है, तो ये आपको देंगे छ प्रत्यय। जैसे भारत में छ प्रत्यय क्या? भारतीय, क्षेत्र में छ प्रत्यय क्षेत्रीय, और देश में छ प्रत्यय मतलब देशीय, भारतीय, क्षेत्रीय, देशीय। इन सभी में आपसे कोई पूछता है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ई देख लीजिए सब में है, मतलब इसमें लगा हुआ है छ प्रत्यय। अगला देखिए स्थन प्रत्यय। स्थन प्रत्यय इसकी पहचान क्या है? बेबी इतनी गर्मी, पोल्यूशन, क्या तुम भी ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, जाने मेरी। इसकी पहचान क्या है? लास्ट में शब्द के लास्ट में क्या होगा? इष्टा होगा। क्या होगा? स्थन होगा। जैसे आपका इष्टा होगा मतलब समझिए स्थन प्रत्यय का एग्जांपल है। लघुधन इष्टन का लघिष्ठा, महधन इष्टन का महिष्ठा, गुरुधन इष्टन का गरिष्ठा होता है। अब ये जो है आप देखिए, आपसे कोई पूछता है लघिष्ठा, महिष्ठा और गरिष्ठा में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया, तो सभी में लगा इष्ठा इष्ठा इष्ठा। इसका मतलब हुआ इष्ठा मतलब स्थन प्रत्यय का इसमें यूज किया गया है। यहाँ पे आपको एक नोट समझ लीजिए पहले, शब्द के प्रथम अक्षर में, अगर शब्द के प्रथम अक्षर में अ या आ होगा तो वह बदल जाएगा किसमें? आ में। अगर शब्द के प्रथम अक्षर में ई दीर्घई ए और आई होगा तो ये बदलेंगे आई में। उ ओ औ होगा तो ये बदल जाएगा औ में। अगर आपका री होगा तो ये बदल जाएगा र में। ये आपके शब्द के प्रथम अक्षर में चेक करना है आपको। चलिए पहला देखिए समझ जाएगा। एग्जांपल देखिए पहले, अन प्रत्यय। अन प्रत्यय क्या बोलता है? इसकी पहचान है शब्द के लास्ट में क्या होगा? अवा होगा। क्या होगा? अवा होगा शब्द के लास्ट में। पांडु धन अंडा जाएगा पांडव। अब यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, शब्द के प्रथम अक्षर में, शब्द के प्रथम अक्षर में क्या है? पा है। तो अगर आपको यहाँ पे देखा जाए अ या आ होगा तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो यहाँ पे आपका पा का पा सही हो जाएगा, यहाँ पे सही बिल्कुल है। और न है तो न, ड है तो ड और व है तो व, क्या हो जाएगा? पांडव। रघुधन अन हो जाएगा राघव। अब राघव कैसे होगा? क्योंकि अ होगा तो आ में बदल जाएगा, तो यहाँ पे र हो गया रा में, और घ का घ हो जाएगा। दानुधन अन का दानव, और यहाँ पे आ है तो कोई परिवर्तन नहीं, आ का आ ही होता है। अब आपसे कोई पूछता है पांडव, राघव और दानव में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया, तो सभी में व लगा हुआ है ना, व जैसे लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे अन प्रत्यय का यूज किया गया है। अब देखिए ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में पहचान क्या होता है? इक। क्या होता है? इक। शब्द के लास्ट में आपका इक लगेगा। और इतिहास धन ठक क्या? ऐतिहासिक। अब ये ऐतिहासिक कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए ई है, तो आपने क्या देखा था? शब्द के प्रथम अक्षर में अगर ई होगा तो ये बदलेगा आई में। किस बदलेगा? आपका आई में बदलेगा ना, तो ये आपके ऐतिहासिक हो जाएगा। किस बदलेगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। और ठक इका हो जाएगा। लोक धन ठक। लोक धन ठक। अब यहाँ पे ये लोक है,
ये ठक है तो लो मतलब ओ है यहाँ पे ओ है तो ओ किस बदलेगा ओ में बदलेगा आपको प्रथम अक्षर बदलना है तो ये हो जाएगा लौकिक का लौकिक सप्ताह धन ठक मतलब हो जाएगा ये स है तो ये बदलेगा किसमें सा में क्योंकि आ में बदलेगा तो ये सप्ताहिक और जैसे देखना यहाँ पे देखना इक लगा हुआ है मतलब ये हो जाएगा इका मतलब ये ठक पड़ेगा ये एग्जांपल आपका हो जाएगा। अगर देखिए इज्ञ प्रत्यय इज्ञ प्रत्यय की पहचान क्या कि लास्ट में केवल आपका क्या होगा ई होगा क्या होगा ई होगा ये इसकी पहचान है। अब देखिए यहाँ पे दशरथ धन इज्ञ क्या जाएगा दशरथी हो जाएगा आपका दशरथी हो जाएगा और यहाँ पे ये दिन नहीं होगा ये हारसिंह की हो जाएगा ये थी जो ऐसे होगा आपका तो ये थी होगा सुमित्रा धन इज्ञ क्या सौमित्री हो जाएगा और ये सौमित्री कैसे हो रहा है याद रखिएगा ऊ जो है आपका बदलेगा किसमें ओ में बदलेगा आपको नोट में क्या लिखा है ओ में बदल जाएगा सु हो गया सौ में मित्री का मित्री द्रोह है मतलब ओ किस में बदलने वाला है ओ भी बदलने वाला है ओ में तो ये द्रोह हो गया यहाँ पे द्रोह क्या द्रोह हो जाएगा आपका और यहाँ पे आपका जो ई है तो ई लगेगा मतलब द्रोणी। अब जैसे पहचाने इसमें ई लगा हुआ है विषय लगा हुआ है तो आप ई मतलब इज्ञ प्रत्यय का ये एग्जांपल आपका हो जाएगा। लास्ट आपका यहाँ पे ठक प्रत्यय की बात करेंगे तो ठक प्रत्यय की पहचान क्या कि लास्ट में यानी शब्द के लास्ट में आपका क्या होगा ए होगा ए का मतलब होता है एकले और ये हो जाएगा आपका। तो राधा धन ठक क्या देगा राधेय अग्नि धन क्या देगा आपका अग्नेय क्योंकि यहाँ पे अ है अ किस बदलेगा आमित आम बदलेगा आपका अग्नेय। विंता धन ठक क्या देगा वैंतेय क्योंकि ई बदलने वाला है आपका किस में अय में ठीक है तो यहाँ पे वैंतेय हो जाएगा। और जैसे आपसे कोई पूछे इसमें कौन सा प्रत्यय यहाँ देखिए ए लगा है और ए किसी पहचान ठक प्रत्यय का मतलब यहाँ पे ठक प्रत्यय का यूज किया गया है। शब्द प्रत्यय अब देखिए शब्द प्रत्यय क्या होता है ये शब्द जो प्रत्यय है ये इसकी पहचान की शब्द के लास्ट में क्या होगा यम होगा क्या होगा यम होगा। जैसे सुंदर धन संज्ञा क्या सौंदर्यम यहाँ पे सुंदर में सु में पहला अक्षर क्या उ है वो किस में बदलेगा ओ में बदलेगा आपका तो यहाँ पे सु का सौ हो गया और दर्यम बदलेगा सौंदर्यम। जैसे बाल धन संज्ञा क्या बाल्यम धीर धन संज्ञा क्या धैर्यम और यहाँ पे ई है तो ई बदलेगा आपका आई में बदलेगा ना तो यहाँ पे आई हो गया आपका। अब आपसे पूछता है कि सौंदर्यम बाल्यम धैर्यम इनमें किस प्रत्यय का यूज किया गया है तो सभी में आपका यम है यम मतलब यहाँ पे सब के प्रत्यय का आपका यूज किया गया है। लास्ट आपका स्त्री प्रत्यय तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए स्त्री प्रत्यय क्या होता है कि स्त्री प्रत्यय जैसे ही किसी शब्द में आपके लगते हैं वह शब्द पुल्लिंग से बदल जाता है स्त्रीलिंग में। जैसे टाप प्रत्यय जब भी लगता है किसी में तो ये क्या करता है शब्द के लास्ट में आपका आ ला देता है। अगर टाप किसी में लगता है तो ये आपके आ ला देता है। अगर आपसे कुछ कोई बोलता है कि बालक है बालक में अगर हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो जानते हैं टाप का आ होता है मतलब आकार होता है आ का मतलब आकार तो ये हो जाएगा बाल का बाल क्या हो जाएगा आपका बाल का। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ये लगाता है आपका आ लगाता है क्या लगाता है आपका आ। जैसे एक और देख लीजिए अगर हम बात करते हैं डीप प्रत्यय का डिस प्रत्यय का तो ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने आता है कि नहीं। जैसे राजा का तो रानी ठीक है ना तो ये सबसे सम्राट का सम्राटी होता है कुमार का कुमारी हो जाएगा तो ये सब पुल्लिंग से आपको करने आता है कि नहीं आता। जब डीप प्रत्यय डिस प्रत्यय डिन प्रत्यय किसी में लगता है तो उसमें आपके लास्ट में क्या जुड़ते हैं तो ये आपके ई जुड़ते हैं ये वाला ई जुड़ता है। टाप प्रत्यय लगेगा आपका आ लगेगा जैसे बाल का हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार ये आपके बालक क्या होता है बालिका में बदल जाएगा क्योंकि बालक का आपकी स्त्रीलिंग क्या होते हैं बालिका होते हैं तो यहाँ पे बालक हो जाएंगे बालिका में। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कुमार कुमार में अगर आप लगाते हैं डिप प्रत्यय हैं तो ये जोड़ता है क्या लास्ट में ई तो हो जाएंगे कुमारी क्या होंगे कुमारी। सम्राट में सम्राट की अगर हम बात करते हैं तो सम्राट में अगर लगता है क्या सम्राटी हो जाएगा क्या सम्राटी। तो ये सिंपल जो पॉइंट है ये आपको आना चाहिए कि ये आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करने आना चाहिए तब जाकर आपसे बन सकता है। तो ये कॉमन सेंस है आप जानते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है तो आप कर सकते हैं। तो आशा करिए आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे। दोस्तों नमस्कार टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों लेकर के आ गए हैं बहुत मांग जिसकी हो रही थी समाज का वीडियो। सब लोग बोल रहे थे कि सर हमें समाज समझना है सरल भाषा में तो आप निश्चिंत हो जाए। आज का आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको आज के बाद कभी भी समाज में गलती नहीं होगी। आप पूरे संस्कृत के समाज हमेशा सही करके आएंगे। कई लोग सोचते हैं कि हमें हिंदी के समाज आते हैं तो संस्कृत के बन जाएंगे उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी गलत धारणा है। इसको आप भूल जाएं संस्कृत के समाज थोड़े अलग हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं समाज की और आपको बता दें कि संस्कृत की पूरी तैयारी आपको करा रहे एक चीज तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि कई लोगों का लिंक नहीं आ पाती फिर मैसेज आते हैं सर हमें वीडियो ना मिला तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें आपको अपने आप लिंक मिलती जाएगी। तो देखें समाज पढ़ते हैं। समाज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेप। ठीक है समाज का अर्थ क्या है संक्षेप। यहाँ पर संक्षेप किया जाता है ठीक है समाज में। अब देखें जहां पर और एक और परिभाषा आती है कि जहां पर दो शब्द आपस में मिलते हैं वहां पर क्या होता है समास। संधि में क्या होता था दो वर्ण आपस में मिलते थे यहाँ दो शब्द मिलते हैं। चलिए समासः पंचधा मतलब समास 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पूरे समास आज हम समझेंगे। पहला होता है केवल समास। पहला कौन सा है केवल समास। दूसरा है अव्ययी भाव समास। तीसरा तत्पुरुष समास। चौथा द्वंद्व समास और पांचवा बहुब्रीहि समास। ये संस्कृत के समास है ठीक है। अब एक एक पर हम चर्चा करते हैं बड़ी सरल भाषा में आपको समझाएंगे चिंता मत करिएगा संस्कृत है आपको आपकी भाषा में समझ में आएगा। देखिए पहला है केवल समास। केवल समास की परिभाषा क्या है तो संस्कृत की परिभाषा है हम हिंदी में भी बताएंगे। साचा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः मतलब वह समास जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त मतलब रहित होता है वह केवल समास है। प्रथमा मतलब प्रथम समास है। देखिए क्या कह रहे हैं वह समास विशेष संज्ञा से रहित केवल समास नामक प्रथम समास है। अर्थात जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं रखा गया। विशेष संज्ञा मतलब होता है नाम आप जानते होंगे तो विशेष कोई नाम नहीं है उसे क्या कहते हैं केवल समास कहते हैं। अब इसके गिने चुने उदाहरण जो पेपर में आते हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। जैसे एक आता है भूतपूर्व आपने देखा होगा कई संस्कृत के पेपर में पूछा गया तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा पूर्वम भूतः। क्या हो जाएगा पूर्वम भूतः मतलब भूतपूर्व। ये याद करना पड़ेगा आपको रटना पड़ेगा इसके तो रटना पड़ेगा और आगे के समासों के बता देंगे इसके रट लो आप। अगला है बागर्था बिब मतलब इसको आप तोड़ दो तो बागर्थौ इब ठीक है बागर्थौ इब। इस प्रकार से दो प्रश्न इसके ज्यादा पूछे जाते हैं आप इन दोनों को रट लें। एक इसके उदाहरण है केवल समास की। अब देखें दूसरा जो समास है वह अव्ययी भाव समास है। एक एक चीज को अच्छे से समझना वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना जिससे आपका कुछ भी ना छूटे ठीक है। तो अब देखें अव्ययी भाव समास है दूसरा। इसकी परिभाषा क्या है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समासः मतलब जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास है। ये परिभाषा ही पूछ लेते हैं पूर्व पद प्रधान समास निम्न में से कौन सा है। पूर्व पद प्रधान समास निम्नलिखितः अस्ति। अब 4 ऑप्शन दे देंगे। अब देखें जिस प्रकार जिस समास का पूर्व पद अव्यय एवं प्रधान होता है दो चीजें होना चाहिए। पूर्व मतलब पहला तो जिसका पहला पद अव्यय भी हो और पहला पद क्या हो प्रधान भी हो जिसमें तथा समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। पूरा पद अव्यय की भांति कार्य करेगा वहां पर क्या है अव्ययी भाव समास है। अब इसको उदाहरण से समझें। देखो यहाँ समास पद लिखा है ये समास विग्रह है उसका अर्थ है एक की समझना। जैसे यहाँ लिखा पहला यथाशक्ति। अब देखो इसमें क्या कहा पूर्व पद अव्यय होता है तो यथा इसमें पहला पद क्या है पहला पद है यथा दूसरा क्या है शक्ति ठीक है। तो यथाशक्ति इसमें पहला पद क्या है यथा यथा क्या है एक अव्यय है यथा का अर्थ होता है जैसे ठीक है या अनुसार। तो इस प्रकार से तो इसका जो संधि समास विग्रह करेंगे उसका क्या हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम। याद कर लीजिएगा यथाशक्ति का क्या हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम। हम वही वाले संधि विच्छेद लाएंगे जो आपके पेपर में इसी में से आ जाएंगे ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा शक्ति के अनुसार। अब देखें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है प्रतिदिनम। आप देख लें पहला पद क्या है अव्यय है प्रति। अब आगे लिखा है दिनम तो जब भी प्रति आ जाए जिसके साथ उसको डबल कर देना है। जैसे प्रतिदिनम है ना तो दिनम के साथ आया तो दिनम दिनम प्रति प्रतिदिन। ऐसे ही
प्रत्यक्षम, इसका वैसे संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन अक्षम ही है, तो अक्षम के साथ आया प्रति, तो अक्षम अक्षम प्रति। ये प्रति की हमने आपको ट्रिक बता दी कि प्रति जहां पर भी आ जाए जिस शब्द के साथ उसको डबल कर देना है, तो अक्षम प्रति मतलब आंखों के सामने इसका अर्थ हो जाएगा। समास है, समास पद है सा हरि, सहरी, सा मतलब होता है सादृश्य के भाव में, ठीक है, सदृश समान के, तो सा हरि का क्या हो जाएगा, हरे है सादृश्यम मतलब हरि के सदृश समान, ठीक है, सा से क्या लेना सादृश्यम। अब देखें एक और बात आपको बता दें, उप भी क्या है, अव्यय है, सारी अव्यय, प्रथम पद में हर चीज क्या आ रहा है, अव्यय आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे अव्ययी भाव समास है, ठीक है। कुछ उदाहरण देख लें, जरूरी है क्योंकि उपगंगम, उपगंगम मतलब गंगाया समीपम, गंगाया समीपम मतलब गंगा के समीप। अधि हरि, अब अधि आ जाए तो हरऊ इति, ये क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, हरऊ इति तो हरि में। अब ये सबसे ज्यादा पूछा गया निर्मक्षिकम, याद रखिएगा, निहि का अर्थ होता है अभाव में, तो मक्षी का नाम अभाव, मक्षी का नाम अभाव। आपको इन शब्दों के याद भी अव्यय के अर्थ याद कर लें, एक अलग से हम वीडियो आपको पढ़ा देंगे अव्यय का, जिससे आपको पता चल जाए कि अव्यय का क्या अर्थ है, तो आप उसका विकसित अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा, उसका वीडियो पढ़ाएंगे। तो मक्षी का नाम अभाव मतलब मक्खियों का अभाव। आगे है अनु विष्णु, मतलब विष्णु हो पश्चात, अनु का अर्थ होता है पश्चात पीछे, तो विष्णु के पीछे। आगे देखें आ हिमालयम, आ का अर्थ होता है पर्यंत तक, तक, तो हिमालयस्य पर्यंतम मतलब हिमालय के पीछे, ठीक है, पर्यंत पीछे, उसके मतलब पहले, अति हितम, अति हितम हिमम, सॉरी अति हिमम तो हिमस्य अत्या मतलब हिम का अत्या मतलब नाश। इस प्रकार से हमने देखा कि जिसमें प्रथम पद क्या था, अव्यय था, और पूरे जो शब्द का ही प्रयोग हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, अव्यय रूप में हो रहा है। यहाँ पर प्रथम पद यहाँ पर अव्यय हो, प्रधान हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास आता है। एक विशेष नोट हमने आपके लिए लिखा है, आप याद रखिएगा, जैसे पंचगंगम और द्वियुम्नम में नदी भी सूत्र से अव्ययी भाव समास होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या पंच है पहला शब्द, ठीक है, और द्वि है पहला शब्द, अव्यय तो है नहीं, तो फिर भी यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, सॉरी हाँ, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि पंचगंगम और द्वियुम्नम इसमें अव्ययी भाव समास क्यों है, क्योंकि पहला पद तो अव्यय दिख नहीं रहा, तो आप सीधे सीधे इसका लगा लेना कि नदी भी शब्द से मतलब नदियों के नाम के साथ, जैसे उपगंगम आया था ऐसे, तो उसमें क्या अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, पंचगंगम और द्वियुम्नम, ये क्या है, एक अपवाद कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, इन दोनों में याद रखिएगा। दो इसके मुख्य उदाहरण जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि पहला पद अव्यय तो दिख नहीं रहा, इसलिए आप चिंता मत करें, आप हमारे वीडियो को पूरा देख लेंगे, सारे समास क्लियर हो जाएंगे। तो पहला हमने पढ़ा केवल समास, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, केवल ही है भाई, पूर्वम भूता इत्यादि इसके उदाहरण है। दूसरा अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है। अब देखिए तीसरा जो समास है तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा क्या है, प्रायेण उत्तर पद प्रधान। अब मतलब पेपर में आपसे पूछेंगे ना तो इतनी परिभाषा दे देंगे, प्रायेण उत्तर पद प्रधान समासः अस्ति, नीचे 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको पहचानना है तत्पुरुषः समासः, मतलब प्रायः उत्तर पद प्रधान जहां पर हो वहां पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। यह समास प्रथमा के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों में होता है, प्रथमा में के अतिरिक्त जो बाकी विभक्तियां हैं उसमें होता है, तथा इसके पूर्व पद में द्वितीय से सप्तमी तक विभक्तियां होती हैं। अब इसका भी पूर्व पद आपको क्या लगा लेना, पहला शब्द को अपन दो भागों में तोड़ रहे हैं ना, तो पहला जो भाग होगा पूर्व पद होगा, तो पूर्व पद में द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक की कोई विभक्ति होगी। आपने विभक्ति इत्यादि की वीडियो ना पढ़े तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाएं, संस्कृत भाषा में आप सारी विभक्तियां धातु रूप से पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो डाल चुके हैं। तो द्वितीय से सप्तमी तक विभक्ति होती है, और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति होती है। उत्तर पद में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है तत्पुरुष समास में। एक और आपकी सहूलियत के लिए कर रहा है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी संस्कृत की, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, कई लोगों को नहीं मिल पाती इसलिए ऐसा कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अब तत्पुरुष में हमने क्या समझा कि प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है, उसमें उत्तर पद प्रधान होगा, प्रधान नहीं होगा। अब इसके आगे हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए कृष्णा श्रुतः, कृष्णम मतलब द्वितीय विभक्ति आ गई, श्रुतः इसमें कौन सी द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा समय निकालिए क्योंकि आपके ही नंबर आने वाले हैं, आपका फायदा होने वाला है। अश्वारूढ़, अश्वम आरूढ़, अश्वम द्वितीय, ठीक है, रामम पढ़ते ना रामम ऐसे, अश्वम द्वितीय एक वचन, आरूढ़ द्वितीय विभक्ति। और देखें स्वर्गगतः, स्वर्गम स्वर्ग माना चाहिए बिंदी दिखनी, गतः द्वितीय विभक्ति वाले हो गए, ठीक है। अब बाण हता, बाणेन हता मतलब बाण से हता मतलब मारा गया, ठीक है, तो इसमें तृतीया हो गई नख भिन्ना, तो नखैर भिन्ना, नखई भिन्ना मतलब नख से भिन्न, ठीक है। तृतीया हो गई हरि त्राता, हरिणा त्राता तृतीय विभक्ति हो गई, ठीक है। ये समास दिए हैं, ये उसकी विभक्ति दी है प्रथम और बाद में उसका शब्द दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है द्वितीय तृतीय चतुर्थी सप्तमी तक होगी, इसमें प्रथमा होगी, ठीक है। इससे हमें पहचानना है कि इसमें जैसे ज्ञान में चतुर्थी है ना, रामाय आता है तो ज्ञान चतुर्थी है, तो आप पहचान जाएंगे। अब इसमें दिया ज्ञान लोभा, तो आप इसको तोड़ लें, ज्ञान लोभ मतलब इसका अर्थ क्या निकलेगा, ज्ञान का लोभ या ज्ञान के लिए लोभ, तो ज्ञान आय ज्ञान के लिए मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ज्ञान आय मतलब चतुर्थी यहाँ पर आ जाएगी। यूप दारू, यूपाय दारू चतुर्थी, ये हम इसलिए बोल रहे हैं, सुन लेना क्योंकि यही शब्द हमने देखा ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिसमें है भूतबली, भूताय बलि चतुर्थी विभक्ति, ये हो गई पूरी। अब पंचमी के देखें कौन से उदाहरण आते हैं, चोर भयम सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, तो चोरात पंचमी, भयम भय के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति ही लगती है, याद रखिएगा। तो चोरात भयम पंचमी। और देखें राजभयम ऐसी राज्ञा भयम पंचमी, वृक्ष पतिता वृक्षात पतिता पंचमी, जब किसी से अलग होने की बात हो, वृक्ष से अलग हो रहे पत्ते, इसलिए राजपुरुष भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, राज्ञा पुरुषा षष्ठी विभक्ति राज्ञा, नरपति नराणाम पति षष्ठी बहुवचन, ठीक है, षष्ठी का है। राजपुत्र राज्ञा पुत्र षष्ठी विभक्ति, इसके समास में आएगा तो ऐसा लिखा होगा, विग्रह पूछा जाएगा तो ऐसा, विग्रह दिया तो समास आपको ऐसा बनाना है, और पूछने की कौन सी विभक्ति है, मतलब राज्ञा पुत्र दे दिया तो समझ जाना राज्ञा में षष्ठी है, ठीक है। अब देखें सबसे ज्यादा भी पूछा जाता है अक्ष सौंडा, अक्षेसु सप्तमी रामेसु, ठीक है, राम शब्द की याद कर लें, सौंडा मतलब सप्तमी, पुरुषोत्तमा पुरुषेसु उत्तमा सप्तमी विभक्ति, अध्ययन कुशला मतलब अध्ययन में कुशल में मतलब सप्तमी, ठीक है, अध्ययन कुशला सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार से आपको क्या देखना है तत्पुरुष में कि यहाँ प्रथमा द्वितीय तृतीय सॉरी द्वितीय से लेकर सप्तमी तक कोई विभक्ति होगी, आपको देख लेना, दो शब्द को आपको तोड़ना है, अर्थ लगा लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे संस्कृत के जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तो एक भैया पेन एक कॉपी उठा लीजिएगा, और ये कोई वीडियो छोटी मोटी वीडियो नहीं रहेगी, जहां तक देखा जाए स्टार्टिंग के सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, वर्ड वाला कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है और ना ही कोई पार्ट बनाएंगे, यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म यानी फिनिश करने का काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी यहाँ पर पॉइंट को लेते हुए। मुद्दे की बात होती है, हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब इस बेस पर करें कि उसको एक सरकारी सीट लेनी है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट आपके लिए पूरी तरीके से सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक प्रोवाइड कराया जाता है। तो भैया एक पेन एक कॉपी में सबसे पहले आप लेकर पहला पॉइंट डालना है वर्ड वाला एग्जाम फैक्ट। अब एग्जाम पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, हम सभी जानते हैं छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन हमने कभी भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि हम वर्णमाला के, अगर हम हिंदी वर्णमाला में देखें तो संस्कृत वर्णमाला में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं या तो वर्णों में भी हो जाते हैं, और स्वर व्यंजन में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि स्वर हिंदी में अलग है लेकिन संस्कृत में अलग है, वर्ण अलग है लेकिन संस्कृत में अलग है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट की कि भाई संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, आपने आंसर लगाना है 13। अब बात आती है, एक तो 13 होती है और एक 9 होती है, जो सारे फैक्ट हम क्लियर करेंगे विद फिगर के हिसाब से, ठीक है। आंसर बदलना नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे स्टार्टिंग से ही कि नहीं सर 9 इस तरीके से होती है, मुझे पता है सर आप यू आर ग्रेट यू आर यूनिक, लेकिन पहले वीडियो को देखो, मजा आने वाला है। अब देखिए सर जी, आपको क्या लिखना है कि वर्णमाला में, अगर हम संस्कृत वर्णमाला में एक वर्ड है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। केवल लिख लीजिए, 2 पॉइंट के बाद हम आपको समझाएंगे 13 और 9 में क्या डिफरेंस है। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं और 4 अयोगवाह होते हैं, यानी व्यंजन की संख्या 33 होती है और अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऐसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हम हिंदी में बात करते हैं कि 2 अयोगवाह होते हैं, ऐसे अगर हिंदी में बात करें तो 11 स्वर होते हैं, हिंदी में यहाँ पर 13 होते हैं और कहीं कहीं 9 भी दिखाता है, तो हम कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना, जैसा है वैसा लिख लो आप। अब बात करते हैं, ऐसे कुल मिलाकर लगभग 50 वर्ड संस्कृत में है, लेकिन महर्षि पाणिनि के अनुसार आपको क्या आंसर लगाना है, संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 या 64 लगानी है, 63.64, यानी इस तरीके से आपको लगानी, जो भी ऑप्शन आपका मेल। अब आगे बात करते हैं दोस्तों स्वर और व्यंजन के बारे में, थोड़ा सा फैक्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्वर की बात करेंगे तो स्वर को दूसरे शब्दों में अच कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं गाइस, हल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर का दूसरा नाम अच है, सिंपल भाषा में, देसी भाषा में समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत में, अच कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। अच की संख्या मैंने बताई 13 होती है और हल की संख्या बताई मैंने 33 होती है, यानी अच जो है वो आपका स्वर है और हल जो है आपका वो व्यंजन है। अयोगवाह की संख्या मैंने आपको यहां पर फिर से बता रहे हैं कि संस्कृत में अयोगवाह 4 है, हिंदी में अयोगवाह 2 है। अब बात आती है स्वर और व्यंजनम में परिभाषाएं अगर दी गई है, स्वर की परिभाषा है स्वतो राजते इति स्वरः, जो स्वयं में विराजमान है, जो स्वयं में विराजमान है, स्वरः कहलाते हैं, अच कहलाते हैं। या मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूं कि जिनको बोलने पर हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जो खुद में स्वतंत्र होते हैं, स्वर कहलाते हैं। और हल क्या है, हल को व्यंजन कहते हैं। स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, मतलब क्या है मेरे भाई कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, तो उनको हम व्यंजनम या हल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आने लगा होगा। अच्छा, मैंने स्वर को पहले पढ़ा, अब मैंने यहां पर जाना अच होता है, हल होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं स्वर में, यानी 13 और 9 में डिफरेंस क्या होते हैं, आपको क्या लगाना है क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाए। तो पहले तो आप याद रखिएगा कि स्वर वर्ण की उच्चारण में, जब भी हम बात करते हैं वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हम जब भी उच्चारण करते हैं तब हम किसी अन्य की सहायता ना लेते हैं, किसकी, वर्ण की। कोई अन्य वर्ण हमारा सहायता ना करे वो हमारा स्वर कहलाता है। तो इस क्रम में 13 संस्कृत में कुल, ध्यान दीजिएगा, 13 संस्कृत में कुल स्वर हुए, ठीक है। अब बात आती है कौन कौन से, अब बात आती है कौन कौन से, अ इ ई उ री, और 2 बार री आएगा और री आएगा और इसके बाद ए ओ ए औ, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये पॉइंट आपको समझ में आएगा आगे वाले पॉइंट में, जो मैं अभी आगे समझाऊंगा डिफरेंसेस में, वहां पर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप क्या है, ये आपको ध्यान देना है कि इनमें जब हमारे 13 हुए, जब हमने दीर्घ स्वरों को मिलाने की कोशिश करी, ठीक है। ये 13 तब हुए जब हमने दीर्घ स्वरों को मिलाने की कोशिश करी। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ी ना बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, वो मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगा। सामान्य स्वर कितने होते हैं, सामान्य स्वर की संख्या ये है, ठीक है, आ इ ई उ और री जाएगा। मिश्रित स्वर में क्या है, मिश्रित स्वर में ए ओ औ और री जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हम डिफरेंस कैसे करें कि सर जी हमें एग्जाम में आंसर कैसे लगाना है। तो अब समझो इस चीज को ध्यान से, अब समझो इस चीज को ध्यान से कि स्वर की संख्या 9 है, हमने अभी ऊपर बताया कि स्वर की संख्या 13 है। जब भी आपसे पूछे कि महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 9 लगानी है। जब भी आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे कि स्वर की संख्या क्या है, तो भी आपको 9 लगाना है, ध्यान देना, तो भी आपको 9 लगाना है। जब आपसे पूछे कि हमारे स्वर कितने हैं और ऑप्शन में 9 और 13 दोनों हो, तो आप क्या लगाओगे, तो आप भी 9 लगाओगे। जब आपसे यह पूछे कि स्वर की संख्या क्या है और उसमें 9 ऑप्शन ना है, तब आप क्या लगाओगे, तब आप लास्ट पॉइंट पर 13 लगाएंगे। तो समझ में आया, 13 9 क्या लगाएंगे, 13 9 दिया हो तो। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार जबरदस्त और उम्दा होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन स्लाइड के साथ पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यहां से क्वेश्चंस बहुत टफ बनते हैं, लेवल अच्छा खासा एग्जाम में पूछा जाता है। इस पूरे चैप्टर को 10 मिनट के अंदर पढ़ने के बाद हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, तो अपने नोट्स को मेंटेन करें। इससे पहले मैं थॉर्नडाइक का नियम और स्किनर का नियम पढ़ा चुका हूं। अगर ये वीडियो एग्जाम के पहले आप देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए नोट्स अभी से मेंटेन करें। पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो को पढ़िएगा। यहां पर आपको लगाना है, यानी अपने नोट्स में मेंटेन करना है, एक हेडिंग डालनी है, पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्वेश्चन का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है दोस्त कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो आंसर पावलाव हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, यदि आप यहां पर ये जान लेते हैं कि पावलाव से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो मुझे लगता है कि पावलाव से कोई भी ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो 4 से 5 पॉइंट जान लेते हैं कि पावलाव है कौन। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत देने वाले पावलाव एक रशियन मनोवैज्ञानिक है, जो रूसी वैज्ञानिक पावलाव है, ठीक है, पावलाव से कर लीजिएगा। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिक, एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक कौन है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, दोस्तों ये गर्व की बात है, मनोविज्ञान में गर्व की बात है कि पावलाव को एकमात्र व्यक्ति है, थॉर्नडाइक नहीं, स्किनर नहीं, कोई नहीं, केवल पावलाव को ही नोबेल मिला है। 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, नोबेल पावलाव को कब मिला, आंसर 1904, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, या एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक कौन है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, आंसर पावलाव हो जाएगा। 1904 में अगर नोबेल मिला है तो वो किस पर मिला है, वो मिला है दोस्तों कुत्ते के प्रयोग पर, यानी कुत्ते पर इन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रयोग किया है, वो मैं अभी पढ़ाऊंगा। और कुत्ते पर जो प्रयोग किया है उसी की पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया है। तो यहां पर इस चीज पर बड़ा गर्व करें, यानी हम कह सकते हैं कि जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां पर पावलाव महोदय पहुंचे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है, वीआईएमपी फैक्ट आप लिख लीजिएगा स्टार बना के, कि अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। देखिए मेरा यही आपसे निवेदन है, यदि आप वीडियो में पहली बार कोई बहन कोई भाई कोई भेड़ी आई है या आया है कोई भाई, तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि इस बार सिलेक्शन लेना है, बहुत मेहनत लगती है स्लाइड बाय स्लाइड को बनाने में। अगर आप एक पेन से लिखते हो उतनी मेहनत ही यहां पर उससे कई गुना मेहनत कहीं ना कहीं इस कंप्यूटर की स्लाइड को बनाने में लगती होगी। तो एक दिमाग में स्लाइड छपनी चाहिए। सब्सक्राइब कर लेना, राष्ट्र हित में हर घर में इस बार सिलेक्शन होना है। अब बात कर लेते हैं कि पावलाव सिद्धांत के नाम क्या है। दोस्तों पावलाव सिद्धांत के जो नाम है ना, वो समझने वाली बात है। कभी-कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्लासिकल थ्योरी मनोविज्ञान में किसने दी, अब बच्चा परेशान हो जाता है। अब स्किनर भी है, थॉर्नडाइक भी है, पावलाव भी ऑप्शन में है, सिगमंड फ्रॉइड भी है, तो कहां मारे। तो ऐसे 5 नियम लिख लो फटाफट। कितनी अच्छी तरीके से आप नोट्स मेंटेन कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम लिखिए। पावलाव सिद्धांत के जो अन्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी अगर क्वेश्चन में कल को ये पूछा जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो आंसर पावलाव जाएगा। अगर थोड़ा सा चेंज करके पूछ दिया जाए कि अनुबंधन का जनक या अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर पावलाव जाएगा। अगर थोड़ा सा और बदल के पूछ दिया जाए कि अनुकूलन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो आंसर पावलाव जाएगा। अगर थोड़ा सा और बदल कर दिया कि भैया क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया या क्लासिकल थ्योरी, यहां पर
तो आंसर क्या जाएगा भैया, पावलाव जाने वाला है। और लास्ट की बात करें तो लास्ट वन ये कह रहा है कि अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। अभी तक ये पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि परंपरागत सिद्धांत किसने दिया है, मिस्टर पावलाव ने दिया है। तो दोस्तों बस इतना है कि ये सभी 5 लाइनें जो आपको दिख रही हैं 1 2 3 4 5 और साथ में ये भी, ये 5 लाइनें आपको दिख रही हैं, इनको कभी भूलना नहीं है। पावलाव से आप कभी हारेंगे नहीं। अब बात आती है दोस्तों पावलाव ने, जब हम कहते हैं कि भाई आरएस थ्योरी वहां दिया, एसआर थ्योरी वहां दिया, थॉर्नडाइक में पढ़ा, स्किनर में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो तुरंत पढ़िए क्योंकि वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। पावलाव इस प्रकार की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर टाइप की थ्योरी किसने दिया या आर प्रकार का किसने दिया है, तो आर प्रकार का दिया है स्किनर ने दिया है। किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, जो मैंने पढ़ा है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि यस टाइप का, यस का मतलब होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। क्या होता है, इस यस का मतलब क्या होता है, उद्दीपक होता है, ये नोट कर लीजिएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्या स्टिमुलस कहते हैं। अब यस प्रकार क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि यस प्रकार का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी यहीं पर बढ़ा लीजिएगा, यहीं पर बढ़ा लीजिएगा कि यस प्रकार का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी पावलाव का सिद्धांत है। ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा गया है कि बिल्ली पर प्रयोग किसने किया, तो बोले थॉर्नडाइक ने किया, बोले चूहे पर प्रयोग किसने किया, बोले स्किनर ने किया, बोले कुत्ते पर प्रयोग किसने किया, तो बोले पावलाव ने किया। या पावलाव ने किस पर प्रयोग किया, तो आंसर कुत्ते पर किया। जब कुत्ते के सामने आप देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत एचडी क्वालिटी में आप सभी को समझाने की कोशिश है, ईमानदारी से पढ़िएगा, ईमानदारी से बिल्कुल। देखिए कंसंट्रेशन, एक कुत्ता है आपके सामने और इस कुत्ते पर पावलाव ने क्या किया, प्रयोग किया। इस कुत्ते को क्या उन्होंने एक रस्सी से कस के बांध दिया, रस्सी से बहुत कस के बांध दिया। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया कि जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता है तो हमारा उद्दीपक है, जो भोजन है ना, ये भोजन ही क्वेश्चन में आ सकता है कि भोजन क्या है, उद्दीपक है। सिंपल वाला उद्दीपक, साधारण उद्दीपक क्या है, भोजन है। उद्दीपक दोस्तों घंटी भी है, लेकिन घंटी जो है एक कृत्रिम उद्दीपक है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जब भोजन रखा जाता है तो वैसे ही जब भोजन रखा जाता है तो कुत्ते में लार की वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही उसके सामने भोजन रखा जाता है, कुत्ता तो दूरी पर बंधा है, और जैसे उसने भैया देखा एकदम से। अब आप ये बताओ कि जब हम मार्केट में जाते हैं और आपको बहुत तेजी से भूख लगी हो, जब हमारा पेट भरा होता है, बहुत भयंकर पेट भरा होता है, और तो मुझे कोई भी अच्छी चीज लेकर दिखा दो आके, तो भैया सिंपल सी बात है मन नहीं होगा खाने के लिए। और बहुत ज्यादा अगर भूख लगी हो और आपकी फेवरेट डिश अगर सामने आ जाए तो पानी एकदम से आ जाएगा आपके मुंह में। सिंपल सी बात है, पानी आपके मुंह से आ जाएगा। बहुत तेज भूख लगी और आपको इमली बहुत अच्छी लगती है, इमली का पेड़ मिलेगा, इमली जो है दिख गई आपको, तो इमली से क्या हो गया, एकदम से आपको अरे मजा आ गया। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी फेवरेट डिश जैसे दिखेगी तो लार आनी क्या है, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर भोजन रखा जाए तो क्या कुत्ते के मुंह में लार आती है, कथन में आ सकता है, बिल्कुल आती है। हम इनके सिद्धांत को मैं बता देता हूं सबसे पहले कि भाई जब इन्होंने कुत्ते को बांधा और भोजन को रखा, लार आ गई। एक समय ऐसा हुआ कि इन्होंने भोजन को रखा और साथ में घंटी को बजाया तो लार आ गई। बहुत दिन ये करते रहे तो कुत्ता जान गया कि घंटी बजाने से भोजन मिलेगा, तो इन्होंने क्या किया कि भैया घंटी को बजाया और भोजन नहीं रखा, तो तुरंत जो है देखा कि भोजन नहीं रखा तो आप कुत्ते के दिनचर्या में आ चुका था, और ना भोजन रखने से केवल घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार आ गई। अब यही मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। देखिए अब 3 पॉइंट आपको और याद रखने हैं कि पावलाव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन माना है। तो क्वेश्चन में ये नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीआईएमपी पॉइंट है। पावलाव ने अपने सिद्धांत में सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या माना है, जैसे मैं बताऊं स्किनर का सिद्धांत आप जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि स्किनर ने सबसे ज्यादा बल किस पर दिया, तो आप कहते थे रेनफोर्समेंट पर, पुनर्बलन पर। इसी तरीके से क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अनुबंधन का जनक किसे माना जाता है, तो पावलाव को माना जाता है। और क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पावलाव ने अपने सिद्धांत पर सबसे ज्यादा बल किसे दिया है, आधार किसे माना है, तो अनुबंधन को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया, अनुबंधन क्या है ये भी जान लेते हैं। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित होता है। उद्दीपन का मतलब होता है यस और अनुक्रिया का मतलब होता है आर। जब कोई प्राणी क्रिया करता है तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है दोस्तों, ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है और यह सहचर्य स्थापित होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही अनुबंधन कहा जाता है। इसे ही दोस्तों अनुबंधन कहा जाता है। जब भी हम कोई मैथ का कांसेप्ट, जब भी हम कोई भी हिंदी का कांसेप्ट, जब भी हम यही मान लो ये पावलाव का सिद्धांत पढ़ रहे हैं और हमारे पास एक पावलाव का सिद्धांत है और एक हम हैं, और जब हम पावलाव के सिद्धांत को पढ़ते हैं और कंठस्थ करते हैं और उस पावलाव के सिद्धांत और हमारे बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है, मजबूती स्थापित हो जाती है, तो हम उसी को क्या कहेंगे, अनुबंधन कहेंगे। ये समझ लो देसी भाषा में। ठीक है। वही सहचर्य स्थापित हो जाता है। पावलाव के सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, जो मैं ऊपर अभी बता चुका हूं। यहां पर मैंने बताया कि क्लासिकल थ्योरी किसे कहते हैं, या क्वेश्चन में आ सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसे कहा जाता है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, तो ये पावलाव ने दिया है। इस चीज पर आप हमेशा गौर करें। ठीक है। अब थोड़े से 3 स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं जो बच्चे काफी यहां से परेशान होते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा यूसीएस और यूसीआर। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल और स्टिमुलस। ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों क्वेश्चन में आ सकता है कि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि भाई कुत्ता तो बंधा है, कुत्ता रस्सी से बंधा है और भोजन अगर रखोगे तो लार आ जाएगी। दूसरी कंडीशन में कुत्ता भी है और भोजन भी है और घंटी भी है, तो घंटी बजाई, उसको पता है कि घंटी बजाने से भोजन मिलेगा तो लार आ जाएगी। तीसरी कंडीशन में ये करता है कि भाई भोजन नहीं देता है, तीसरी कंडीशन में 7 से 8 दिन बाद भोजन नहीं देता है और घंटी जैसे ही बजाई तुरंत एकदम से कुत्ता एकदम से क्या हुआ, सावधान हुआ और उसको पता है कि भोजन मिलने वाला है, घंटी बजते ही लार आ गई। तो मतलब क्या है ये समझ लीजिएगा। जब यूसीएस क्वेश्चन में पूछा जाए कि यूसीएस पावलाव के सिद्धांत में यूसीएस क्या है, तो पावलाव के सिद्धांत में जो यूसीएस है वो भोजन है, और यूसीआर क्या है, तो यूसीआर है लार है। जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो कुत्ते में स्वाभाविक क्रिया होती है जो लार आती है। दूसरे पॉइंट में क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। सीएस और यूसीएस और यूसीआर थोड़ा सा कठिन है। कठिन का मतलब ये नहीं है कि आप समझ ना पाओ, बच्चे थोड़ी ना हो, देखिए 2 मिनट में समझिएगा। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या कहा, अभी भोजन था और कुत्ता था आपके सामने और लार आ गई। अब घंटी है, क्या है, घंटी है, घंटी को बजाया, भोजन दिया तो फिर क्या आ गई, लार आ गई। फिर भी क्या होगा, स्वाभाविक क्रिया होगा। अभी क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या कह रहा है कि भोजन था, ये भोजन है, ये घंटी है, लार आ गई। अब की बार कह रहा है कि भोजन नहीं है, ये घंटी जो है ना ये कृत्रिम उद्दीपक है, और जैसे ही घंटी को अकेले में बजाया 10 से 15 दिन बाद तो कुत्ता को पता चल गया कि भोजन मिलने वाला है, ये अस्वाभाविक क्रिया हो जाएगी और कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी। क्लियर है, आप समझिएगा। नोट नंबर फर्स्ट डालिए। पावलाव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक क्रिया है। घंटी के माध्यम से, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर घंटी के माध्यम से अगर लार आ रही है तो वहां पर कौन सी होगी क्रिया, अस्वाभाविक क्रिया होगी, वीआईएमपी पॉइंट। ठीक है। अतः घंटी एक अनुकूलित, अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक है जिसको हम कह सकते हैं कृत्रिम उद्दीपक है। तो घंटी क्या है, एक कृत्रिम उद्दीपक है। इसके माध्यम से अगर लार आएगी तो वह क्रिया कहलाएगी अस्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक तभी होगी जब खाना होगा। पावलाव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता है तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों के भी साथ अनुबंधन कर लेता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपका और पावलाव के सिद्धांत का दिया था। यानी आप अपने घर में रह रहे हो, किसी भी चीज से आप अनुक्रिया करते हो और कोई भी चीज आप आसपास जो देखते हो उसके साथ आप जो है जुड़ना चाहते हो और आप अनुबंधन बना लेते हो। यही क्या है, यही दोस्तों अनुबंधन है। अब अगला पॉइंट देखिए, इसका कक्षा में प्रयोग क्या है। फिर हम फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन लगाएंगे, देखते हैं कितने अच्छे बच्चे हैं आप। कक्षा में प्रयोग दोस्तों क्या है समझिएगा। कक्षा में प्रयोग विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। यानी उसको पता है कि जैसे ही आपकी छुट्टी होगी तो घंटी बजेगी और तुरंत भागेंगे बस्ता लेकर। तो मतलब क्या है कि छात्रों के द्वारा बस्ता बंद किया है और घंटी बजने के टाइम और बस्ता बंद करने का टाइम जो उसके बीच में जो बॉन्ड स्थापित हुआ है वही क्या है, अनुबंधन है।
दूसरा पॉइंट, कक्षा कक्ष में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा जो है अभिनंदन, यहाँ पर अभिनंदन का मतलब ये कह सकते हैं अभिवादन कह सकते हैं। अभिनंदन एक ही चीज है, अभिनंदन करना, ठीक है ना। अध्यापक अगर आ रहा है और क्लास में बैठे हुए बच्चे सतर्क हो गए और उनको कहा कि गुड मॉर्निंग सर, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके और अध्यापक के बीच में जो बॉन्ड बना है ये क्या है, ये अनुबंधन है। किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए प्रातः 5 बजे की अलार्म लगाया गया और प्रतिदिन उसी समय पर उठना है, लेकिन कुछ समय पश्चात अलार्म बजने से पूर्व ही उसकी नींद खुल जाती है, तो ये क्या है, ये अनुबंधन है दोस्त। भाई 1 महीने तक आपने अलार्म लगाई और उसकी आदत पड़ गई, अब अलार्म बिना लगाए आप चले जा रहे हो उसी टाइम पे, तो ये क्या है, ये बॉन्ड स्थापित हो चुका है और आपके और उस समय के बीच में, उस अलार्म के बीच में कि अब इतने बजे मुझे उठना है। याद करो पुराने दिन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक किया है या सब्सक्राइब किया है ये नहीं मायने रखता है, मायने ये रखता है कि ईमानदारी से अगर सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, मायने ये रखता है कि सिलेक्शन घर में होना चाहिए। हरसेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाएगा कि पावलाव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में किस पर प्रयोग किया है। क्लासिकल अनुबंधन में सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो क्या है, कुत्ते पर प्रयोग किया है पावलाव ने। बंदर वाला चिंपैंजी वाला मैं आगे बताऊंगा और चूहे वाला मैं बता चुका हूं, स्किनर वाला चिंपैंजी वाला भी बताऊंगा, कोलर वाला चिंपैंजी का है। चलिए, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है। एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन का। नोट कर लीजिएगा, अगर कल को क्वेश्चन में पूछा जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया है, मिस्टर पावलाव ने दिया है। पावलाव का सिद्धांत क्या है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पावलाव का है। देखिएगा 4 ऑप्शन बताऊंगा, 4 चीजें आप क्रिया प्रस्तुत का नियम जानते हो, स्किनर ने दिया है। पुनर्वलन का सिद्धांत जो हम कह सकते हैं पुनर्वलन युक्त उद्दीपन का सिद्धांत, ये भी स्किनर के साथ चला जाएगा, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के साथ चला जाता है, थॉर्नडाइक हो जाएगा। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी पावलाव का सिद्धांत यानी ऑप्शन नंबर जाएगा 1 के साथ, तो 3 का 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मेरी बात क्लियर है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक भर्ती के एकमात्र प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, यदि आप मनोविज्ञान को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जीन पियाजे सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जीन पियाजे का सिद्धांत एग्जाम में पेडागोजी समेत लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिससे बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। सिंपल से लेकर टफ क्वेश्चन जीन पियाजे से आपको मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, पूरा सिद्धांत पढ़ने के लिए आप हेडिंग डालिएगा और नोट्स को मेंटेन कर लेना, जिससे कोई भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न आपसे निकले ना इस बार पूरे में पूरे नंबर। तो फटाफट यहां पर देखिएगा, पियाजे का सिद्धांत डाल लो और बारीकी से शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा, आपको शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा। यदि वाकई में शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आपकी हेडिंग होनी चाहिए। जीन पियाजे कौन थे, तो जीन पियाजे विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। जीन पियाजे यानी जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म कहां पर हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किनर कहां के मनोवैज्ञानिक है, तो बोले अमेरिका के हैं, ठीक है ना। पावलाव कहां के हैं, बोले रशियन है, रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। ऐसे ही जीन पियाजे कहां के साइकोलॉजिस्ट हैं, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म आपको नहीं याद रखना है, लेकिन इनका प्लेस आपको याद रखना है। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किताबों में आपको नहीं मिलेगा, मैं वादे के साथ कह सकता हूं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसकी है, तो आंसर जीन पियाजे। जीन पियाजे की प्रथम पुस्तक कौन सी है उनके जीवन की, तो आंसर होगा द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। कब लिखी है, 1923 में लिखी है दोस्तों। बहुत जबरदस्त तरीके से ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं जीन पियाजे की, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को नोट करके अपने स्टार में लिख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि पियाजे ने किस अवस्था से लेकर किस अवस्था तक का विकास का सिद्धांत दिया है, कौन सी अवस्था से लेकर कौन सी अवस्था तक अध्ययन किया है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, वृद्धावस्था तक का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे ने दिया है वो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है। दोस्तों क्लियर है। वीडियो आगे मैं बात करूं तो पियाजे से रिलेट करने वाले 4 पॉइंट आपको ऐसे ही स्टार बना के लिख लेने हैं, फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे। पियाजे कहते हैं कि भाई संज्ञानात्मक विकास मैंने दिया, यानी संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध अध्ययन सबसे पहले किसने किया है, पियाजे ने किया है। आंसर पियाजे। अपने बच्चों पर प्रयोग करने के लिए काफी चर्चे में रहे और काफी विवादों में रहे, आंसर पियाजे जाएंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास ने पियाजे महोदय ने किस पर प्रयोग किया है, जैसे स्किनर ने चूहे पर किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है, ऐसे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अपने बच्चों पर किया। अपने बच्चों यानी छोटे छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए उनके शारीरिक परिवर्तन को देखा और उनकी कार्यशैली को देखा और यह सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। तो काफी विवादों में रहे। अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि बच्चे छोटे से लेकर एक बड़े साइज में, एक बड़े एज के हिसाब से बढ़ते हैं और उनमें जो चेंजमेंट आते हैं अवस्था के दौरान, इसलिए इसको अवस्था का सिद्धांत कह दिया गया। इसे मैंने आपको बताया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, तो आप नोट कर लें, ठीक है। कोई समस्या, एनी डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। अब आते हैं मुद्दे पर। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं की, अगर मैं अवस्थाओं की बात करूं तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे महोदय ने कितनी अवस्थाओं को दिया है। पियाजे महोदय ने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है अपने सिद्धांत में, और वो पुस्तक का नाम याद रखना, द लैंग्वेज वाला, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब ये 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, एक है संवेदीगामक अवस्था, एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब दिमाग लगाना दोस्तों, पियाजे से आपकी थ्योरी किताबों में बहुत कठिन है, लेकिन आपको इतना सरल बना दिया है। देखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को पियाजे ने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। कल को ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्था पियाजे की नहीं है, तो ये 4 अवस्थाएं आपको जब याद होंगी तो नहीं वाला है क्वेश्चन वाला अपने आप लग जाएगा दोस्तों। अब ये चारों अवस्थाओं की एज आपको और याद रखनी है, चारों अवस्थाओं की एज आपको और याद रखनी है। कैसे याद रखोगे समझिए। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की जो पहली स्टेज है, जो शैशवावस्था से रिलेट करती है, जो शिशु होता है, वो संवेदीगामक अवस्था, जिसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है। मैं पूरा भी लिखाऊंगा, केवल अभी जैसा लिखा है वैसा लिख लीजिए नोट्स में। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है दोस्तों। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 2 वर्ष से ऊपर बढ़ा, तो एक अवस्था आती है जिसको 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या पूछा गया अभी तक ये पूछा गया है, ये पूछा गया है और तीसरे नंबर पर ये पूछा गया है। सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। सबसे ज्यादा ये स्टेज पूछी जाती है एग्जाम में। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है पियाजे के अनुसार, तो 7 से 11 साल है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश हुआ और 11 से 14 साल या 11 से ऊपर की एज को हम कहते हैं औपचारिक, या इसको औपचारिक के साथ साथ अमूर्त भी लिख लेना, अमूर्त, जिससे आपको समझने में आसानी लगेगी। ये मूर्त है, ये अमूर्त है, ठीक है। यहां पर भी आप क्या लिख लोगे, औपचारिक कॉमा या कोष्टक में अमूर्त और लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है अमूर्त और औपचारिक एक ही चीजें होती हैं। तो ये स्लाइड आपने लिख ली, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। हमें ये सारी चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए पियाजे से, जिससे कोई भी बच्चा ये न कह पाए कि एग्जाम में मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। हेडिंग डाल लो कि संवेदीगामक अवस्था कितने साल की होती है। पहला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि जन्म से 2 साल की होती है, तुरंत आप कंठस्थ कर लो। आपको बच्चा दिखा होगा, मैं हर स्लाइड में आपको बच्चा दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा दोस्तों, तो मैं वैसे वैसे बच्चे की एज बढ़ाऊंगा। संवेदीगामक अवस्था में बच्चा शिशु होता है, गोदी में खेलने वाला बच्चा होता है, ठीक है ना। महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे 2 साल तक का जो बच्चा होगा वो संवेदीगामक अवस्था में पियाजे के अनुसार रहेगा, ठीक है।
यह जन्म से यानी 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ये आप नोट कर लीजिए। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपनी, ये देखिए यहां पर डबल लिख गया है, कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो भी कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। क्या करना है? अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। ये आप याद रखिएगा भाई। बच्चा होता है छोटा, और अगर बच्चा छोटा होगा तो वो इंद्रियों से कहेगा, आपसे ये नहीं कहेगा, उसको भूख लगी होगी कि ओए भाई दूध की बोतल दो आके मुझे पीना है, दूध और चौड़े से सोना है, ये नहीं कहेगा। बच्चा छोटा है, बोल नहीं पाएगा, और अगर उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा, और ये प्रदर्शित कैसे करेगा? इंद्रियों से करेगा। और इंद्रियां कौन सी होती हैं? जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा। तो संवेदी गामक अवस्था को एक और नाम से जानते हैं, इसको यहां पर स्लैश करके लिख लीजिएगा, इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था किसे कहते हैं? ये संवेदी गामक अवस्था ही है दोस्तों। और यार मैं आपको बता दूं कि इंद्रियों के द्वारा क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में कल को पूछा जाए कि इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है, कौन सी एज है? तो आंसर संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। ठीक है, यहां पर गामक क्रिया कर लो, गामक कर लो, उल्टा लिखा है गामक क्रियाएं। ठीक है, गामक क्रियाएं, बच्चा इंद्रियों से सीखता है। गामक क्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गामक क्रिया बताइए। तो गामक क्रिया पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना। जैसे अंगूठा उसने डाल लिया, बच्चे ने, छोटा बच्चा है, भूख लगी उसने अंगूठा डाल लिया, कुछ भी मिला उसने मुंह में रख लिया, है ना? तो ये क्या है? गामक क्रियाएं हैं। खेलता है, पकड़ता है, कोई उसके पास अगर प्लास्टिक का मोड़ रख दो, 2 साल का बच्चा है तो उसके पास वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या है? गामक क्रियाओं के अंतर्गत। अब कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को एक नाम से और जानते हैं जो लगभग मिलता जुलता है, प्राक संक्रियात्मक। आगे लिख लेना, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी होती है? तो यह होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। क्या इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है? क्योंकि बच्चा अब इंटर कर चुका है, 2 से 7 ईयर के बच्चों के साथ में खेलेगा। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 3 साल का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 7 का हो सकता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लायक हो चुका होता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, आप जानते हो। ठीक है, सरकारी विद्यालय में अगर देखा जाए आज की जो स्टेज की एज है वो 5 साल में एडमिशन होता है, और उससे पहले अगर प्राइवेट में देखा जाए तो और पहले करा दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, शब्द का स्टार्ट कर देता है, मम्मी को मम्मी बुलाने लगता है, पापा को पापा बुलाने लगता है। ठीक है, साथ ही साथ प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। प्रतीकों का प्रयोग करने का मतलब है सिंबल जानने लगता है। ठीक है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है अपने साथियों के साथ, पड़ोसी बच्चों के साथ वो खेल खेलने लगता है। वो छुपना जानता है, किसी भी तरीके का जो खेल आपके समाज में होता है वो प्रचलन में वो खेलता है। ठीक है, शुरू कर देता है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस आयु के बच्चे, यानी कौन सी ऐसी प्यादी की अवस्था है जिसे खिलौने की आयु कहा जाता है? वो है पूर्व संक्रियात्मक। इसी दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसी दौरान उसमें भाषा का प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ होने की अवस्था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा का विकास हो जाता है अगर ये पूछे तो मूर्त संक्रियात्मक, अगर ये पूछे कि प्रारंभ हो जाता है तो दोनों में फर्क है। यही कहीं ना कहीं यही परेशान करता है एग्जाम में बच्चों को। जब प्रारंभ होने की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक, और जब हो जाए पूरा तो मूर्त संक्रियात्मक। अब थोड़ा सा चंट बच्चा आपको दिख रहा होगा, 7 से 11 साल की उम्र में एंटर कर चुका है, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछ। दोस्तों ये वीडियो अलंकार पर आधारित होगी, यानी YouTube की पहली ऐसी हिंदी की वीडियो होगी जिसमें बिना परिभाषा, बिना लिखे, बिना रटे एग्जाम हॉल में अपने आंसर को 1 नैनो सेकंड में टिक कर पाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, छात्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आप मजा ही आ जाने वाला है, अलंकार को जिंदगी में दोबारा टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी 5 से 10 मिनट की वीडियो भूचाल ला देगी अपने शिक्षा के जगत में। चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अलंकार का हम अर्थ जान लेते हैं। देखिए हर चीज को पढ़ने से पहले उस नाम का अर्थ मुझे आना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में आसानी से टिक होंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें अलंकार, अलंकार यहां पर जो सिंपल सी बात करें, जो एक ही क्वेश्चन आता है कि अलम का अर्थ क्या होता है, अलंकार है क्या? अलंकार दोस्तों में अलम एक शब्द आता है, यानी अलम धनकार से बना हुआ अलंकार, जिसका मतलब होता है आभूषण। मतलब क्या? कैसा आभूषण? एक स्त्री भी आभूषण पहनती है। तो यहां पर स्त्री की बात नहीं, जहां पर हम काव्य की बात करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी जो काव्य का सौंदर्य होता है वही हमारा अलंकार होता है। चलिए हम बात करेंगे आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ चलेंगे, जिसमें पूरा अलंकार समाहित है। अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार में पूरा अलंकार समाहित है। किस तरीके से एग्जाम में हम आंसर अपने 1 सेकंड छोड़ो 1 नैनो सेकंड में टिक करेंगे, देखना आपको खुद ही यहां पर आश्चर्य होगा। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए 3 भी भेद माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः की बात कर रहे हैं तो जिसमें हम अलंकार को अर्थालंकार और शब्दालंकार में डिवाइड करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले अर्थालंकार में। अर्थालंकार में अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है अर्थ के आधार पर, और शब्द का मतलब होता है शब्द के आधार पर। तो यहां पर हम कोई ट्रिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक हमेशा हम भूल जाते हैं। और अगर हम देखेंगे कि एग्जाम में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, फिर अतिशयोक्ति होता है, भ्रांतिमान होता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष होता है, इनको हम कैसे जाने? बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस की ट्रिक आपके सामने या कहे कॉन्सेप्ट आपके सामने दिमाग में सेट करेंगे। उपमा अलंकार में एक ही आपको हमेशा याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, कोई भी ट्रिक नहीं है। बैठ के तो सॉफ्ट ड्रिंक ही पीते हैं, तूफान में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के अधिकतर टॉपिक, यानी एक ही वीडियो में हिंदी के ज्यादातर टॉपिक खत्म कर लेंगे, क्योंकि यहां से अच्छे खासे एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर में लगाए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, उसके पहले हम स्वर व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है, अनुनासिक वर्ड पढ़ेंगे, संयुक्ताक्षर पढ़ेंगे, अयोग बाह क्या होता है वो पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हैं जो उच्चित व्यंजन होते हैं, ये क्या होता है, सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे विद आपके माइंड में मैप को सेट करके, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। आपका परिवार यूं ही मुस्कुराता रहे। वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देख लेंगे तो जिंदगी में आपको कोई भी किताब, कोई भी चीजें उठानी नहीं पड़ेंगी। तो चलते हैं पहला, यहां पर मैंने पहले भी आपको वर्णमाला के बारे में बताया है, लेकिन कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वर्णमाला में 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आखिर वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहला पॉइंट आप रिवीजन करना है इस चीज को, हम जल्दी ही पहुंचते हैं अल्पप्राण, महाप्राण पर। सबसे पहले वर्णमाला एक बार जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस का आपको हम डिफरेंस समझाने वाले हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को। अब देखो वर्णों के समूह को तो हम कहते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं ये आता है, और दूसरा ऑप्शन अगर ये नहीं है, दूसरा ऑप्शन अगर ये है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, यानी का के बाद खा आएगा, तो हम वर्णमाला कहते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है।
अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि ये 48 वर्ड क्या 48 वर्ड ही होते हैं, लेकिन आपने तो मुझे जहां तक पता है कि 52 यानी 52 वर्ड पढ़े हैं हिंदी में, तो याद रखा है 52 वर्ड और 48 वर्ड, और यहाँ पर एक आता है ऑप्शन में 44 वर्ड। तो तीन ऑप्शंस में तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं, समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन के ऑप्शन में 48 वर्ड है तो आप 48 वर्ड मारेंगे। अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी में कुल कितने वर्ड होते हैं तो आप 48 मारेंगे। या अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हिंदी में उच्चारण के तहत यानी उच्चारण के तहत कितने वर्ड होते हैं तो 48 होते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में 52 नहीं है, अगर ऑप्शन में 52 और 48 नहीं है तो आप 44 मारेंगे। जबकि क्वेश्चन क्या होना चाहिए, उच्चारण के तहत। जब हम मारते हैं 52 कब मारते हैं, 52 हम तब मारते हैं जब हमसे कहे कि हिंदी में लेखन के अनुसार वर्ड कितने होते हैं, तो हिंदी में लेखन के अनुसार होते हैं वर्ड 52 और उच्चारण के अनुसार होते हैं वर्ड 44 या 48। अब 44 और 48 में क्या मतलब है, देखिएगा जब आपकी आती है उच्छित व्यंजन और अयोग बहा, जब नहीं मिलाते हैं तो हमारे वर्ड हो जाते हैं 44, क्योंकि उच्छित व्यंजन दो होते हैं, एक होता है आपका डा और एक होता है ढा, ठीक है। और आपके क्या होते हैं, अयोग बहा होता है, एक अंग होता है और एक होता है आहा, ठीक है। तो इसलिए आपके 44, 48 और 52 में डिफरेंस समझ गए। अब बात आती है 11 स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ये चीजें आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो जरूर बिल्कुल हम अयोग बहा की बात करेंगे अभी आगे, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं एक मिनट में स्वर और व्यंजन क्या है। स्वर देखो, स्वर वो होते हैं जो बिल्कुल किसी भी सहायता से ना बोले जाए, यानी किसी की मदद लेकर ना प्रयोग किए जाए मुख के द्वारा, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ऐसा पूछ लेता है कौन सा नहीं है, कौन सा है, या फिर कौन सा प्लुत स्वर है। तो भैया बात करते हैं सबसे पहले ह्रस्व स्वर की, जिसको हम लघु स्वर कहते हैं। अब नाम से ही आपको पता चला है लघु स्वर। अगर ह्रस्व स्वर नहीं पता है तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में एक बार ऐसे भी पूछ लिया गया था कि ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या होता है, तो लघु स्वर कहते हैं। अच्छा, लघु से आपको दिमाग में आया होगा कि लघु यानी छोटा, जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 यानी स्टार्टिंग के आ, ई, उ और री, मतलब स्टार्टिंग का मतलब है कि आ के बाद बड़ा आता है तो ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, फिर इसके बाद ई आएगा, ये आपका ह्रस्व हो जाएगा, फिर इसके बाद बड़ी ई आ जाएगा, तो इसको ज्यादा समय लगेगा बोलने में, ज्यादा जोर लगेगा, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी वे शब्द जिनको बोलने में कम समय कम ऊर्जा लगती है वो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनको ज्यादा समय ज्यादा ऊर्जा लगती है उनको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या क्या होती है, 7 होती है। बड़ा आ, ई होती है, उ होता है, ए और ओ होता है। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर जैसे राम कहते हैं, राम वास्तविक में कैसा होता है, राम वास्तविक में ऐसा होता है। ओम कैसा वास्तविक में होता है, ओम वास्तविक में ऐसा होता है, ठीक है। जो शब्द ज्यादा देर तक गूंजते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं ओम, है ना, तो ये चीजें बहुत देर तक आप ओम बोल सकते हो, राम, ठीक है ना, बहुत देर तक आप बोल सकते हो, तो ये है आपके प्लुत स्वर जो ज्यादा समय लेते हैं दीर्घ स्वर से भी। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो अयोग बहा, जहां से क्वेश्चन बनता है। अब अयोग बहा से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि अयोग बहा की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर होगा 2। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अयोग बहा में कौन सा अनुस्वार है, कौन सा विसर्ग है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अयोग बहा में पहला होता है आपका अंग, ठीक है, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है आहा, जिसको हम विसर्ग कहते हैं, क्योंकि लास्ट में विसर्ग की आपको मात्रा दिख रही है, ठीक है। तो याद रखना है मेरे भाई कि अंग आहा 2 अयोग बहा होते हैं। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। आप उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि अनुस्वार या विसर्ग क्या है तो आप अच्छी तरीके से मार दोगे। अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर वाली बिंदी और विसर्ग का मतलब होता है आप, इतना सिंपल सा ट्रिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर व्यंजन पर। तो व्यंजन में कंसोनेंट्स की बात हुई, कंसोनेंट्स की संख्या में आपको पता है 11 की अगर हम बात करें वोवेल्स की तो कंसोनेंट संख्या हो जाती है 33, ठीक है, पूरा 3 गुना, ठीक है। तो ये जब हमने स्टार्टिंग के 2 सदस्य ले लिए, हर सदस्य में 5 सदस्य होते हैं, स्टार्टिंग के 2 सदस्य ले लिए, बाद बाकी 3 बचे, तो भैया बस कुछ नहीं करना है, लास्ट के तीनों सदस्य आपके हर चैंबर के तीनों सदस्य जो बचे हुए हैं ये सभी आपके सघोष या घोष कहलाएंगे मेरे भाई, और लास्ट में आपको हा भी लेना है और लास्ट में यारा लावा भी लेना है, ठीक है। ये नहीं सा लिखा है, तो याद रखना है क्या कि भैया अघोष वो वर्ड है, अघोष वो वर्ड है जो प्रत्येक वर्ग के स्टार्टिंग के 2 सदस्य अघोष कहलाते हैं, और लास्ट में उस व्यंजन में ये सभी वर्ड हा को छोड़ के। सघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग के लास्ट के तीनों समूह, तीनों वर्ड ये सघोष कहलाते हैं, और यारा लावा अंतः इस्ता, और इसमें हा जो बचा था वो इधर आ जाएगा हा। तो भैया बताओ चीजें क्लियर हुई, सारी चीजें क्लियर हो गई। बस यहीं पर तो परेशानी होती है कि सघोष क्या, अघोष क्या, अल्पप्राण क्या, महाप्राण क्या, अयोग बहा क्या, उच्चित क्या है, अंतः इस्ता क्या है, संयुक्त अक्षर क्या है, ये चीजें समझो मेरे भाई, ठीक है। पूरे वीडियो में मैंने यही कहा कि वीडियो को लाइक करो भाई, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो। हर बहन हर भाई को इंकलाब जिंदाबाद, वेस्ट लगेगा 2% भी आपके लिए लाभकारी होगा, तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करेंगे कि आप हमारा एक अहम हिस्सा है। राष्ट्रहित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना इसलिए करते हैं क्योंकि हम मेहनत पर विश्वास रखते हैं। जब हम ही मेहनत नहीं करेंगे तो बिल्कुल स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा। स्टूडेंट बिल्कुल मेहनत कर सकता है, कभी कभी चीजें कॉपी और किताबों की भाषा में समझ में नहीं आती हैं, ये एक सत्य है। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। आप यूं ही मुस्कुराते रहे, परिवार स्वस्थ रहेगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, यानी परिवार के ही माध्यम से आपको खुशी मिलती है। मस्त रहिए, आबाद रहिए, शरीर स्वस्थ रहना इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और अगर मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो ही आप पढ़ाई कर पाएंगे। हम सरकारी सीट के लिए बेहतर उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में एक सरकारी सीट जरूर प्राप्त करेंगे। आप सभी के लिए बेहतर स्टडी प्लान के लिए यहाँ पर क्लासेस का सिलसिला थमता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा गुरुजी वर्ड टेलीग्राम से जरूर जुड़े, गुरुजी एक स्पेस WORD सर्च करना है, बेहतर स्टडी मटेरियल वहाँ पर PDF मिलता है आपको, ठीक है। और हाँ, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इतना याद रखना, खुद से पूछना कि हमारी क्या मेहनत पूरी हुई है या नहीं। ज्यादा टेंशन लेने से आप अपना नुकसान करेंगे। जितना ज्यादा खुश रहेंगे उतना ज्यादा आप नर्वस नहीं होंगे, यानी जितना ज्यादा खुश उतना ज्यादा नर्वस नहीं, उतनी कम टेंशन, और जितनी कम टेंशन उतना ही जल्द आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों आज इस वीडियो में कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी इनसाइड थ्योरी के तहत कोहलर ने कितने सिद्धांत दिए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोहलर ने कितने चिंपैंजीज पर प्रयोग करा है, साथ ही साथ कोहलर ने कितने संप्रत्यय दिए हैं या फिर कौन सा नहीं दिया है, सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। हर बच्चा, देखो मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कोहलर से बहुत सारी चीजें आपको नहीं भी पता होंगी, जिससे आपके कथन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, लेकिन आज के बाद कोई क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। हर बहन हर भाई के माता एवं पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों आज इस वीडियो में कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और पेन और कॉपी लेकर बैठेगा। कोई भी सिद्धांत आप लिखते हैं उसको रटेंगे नहीं, लिखकर याद करें, अपना नोट्स बेहतरीन काम आएगा एग्जाम के कुछ क्षण पहले। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया कोहलर के सूझ के सिद्धांत को क्या क्या कहते हैं। कोहलर का सिद्धांत सूझ का सिद्धांत भी कहलाता है, कोहलर का सिद्धांत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहलाता है।
आता है, इसको इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो में आए हैं तो मुझे एक सिलेक्शन चाहिए आपका, सब्सक्राइब कर लेना। बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए यहाँ पर कोई भी आपको पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं सर इसके प्रतिपादक। देखो कोहलर का नाम आता है, कभी ज्यादा वर्दिमर का नाम नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जब आपसे पूछे कि सूर्य के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो आप वर्दिमर मारेंगे, जब आपसे पूछे कि प्रयोगकर्ता कौन है तो आप कोहलर मारेंगे। याद रखिएगा कोहलर का नाम तभी आता है जब प्रयोग में आता है। ठीक है, यूज में आए तो यूज करने वाले हैं आपके कोहलर और प्रतिपादन करने वाले हैं भैया वर्दिमर। तो याद रखना है कब, 1912 में। लेकिन कोहलर साहब का नाम प्रयोगकर्ता में आता है, यूज में आता है, कितने प्रयोग करें वो सब बताएंगे। अभी केवल हम 4 पॉइंट ऐसे ही कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, प्रयोग किया है भैया बनमानुस पर, चिंपैंजी पर किया है, नाम था भैया सुल्तान। ठीक है, और भी जानेंगे बहुत सारी चीजें। कोहलर के साथ जो सहयोग किया है वो किया है कोफ्फा ने। ठीक है, बहुत सारे नाम आते हैं गेस्टाल्ट में, वर्दिमर, कोफ्फा, लेविन, है ना, ये सारी चीजें होंगी। अब बात आती है सर गेस्टाल्ट। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं सर गेस्टाल्ट बता दीजिए क्या होता है, मुझे पता नहीं है सर। पहले गेस्टाल्ट से क्वेश्चन जो हमेशा ये ट्रेंड में रहता है कि बताओ गेस्टाल्ट शब्द कैसा है। गेस्टाल्ट जर्मन है, लैटिन है, फ्रेंच है, बहुत बार क्वेश्चन आया सर, अगर आप पिछले पेपर लगाते होंगे तो खुद ही पता होगा। गेस्टाल्ट शब्द है दोस्तों जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है पूर्ण आकृति। क्या मतलब होता है, पूर्ण आकृति होता है। ठीक है, याद रखिएगा गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्ण आकृति या संपूर्ण या फिर समग्रता, मतलब वही बात हो गई। ठीक है ना, पूर्ण आकृति कह लो चाहे संपूर्ण कह लो, ठीक है, चाहे समग्रता कह लो। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर, कोफ्फा और कोहलर को माना जाता है। ठीक है, मेन क्या है, वर्दिमर है, प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर है। तो याद रखिएगा ये वर्दिमर, कोफ्फा और कोहलर ये सभी गेस्टाल्टवादी से रिलेट करते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना है। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। गेस्टाल्टवादी का मतलब भी बताऊंगा मैं यहाँ पर। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, जैसे जैसे मैंने लिखा है। कोहलर को यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत के लिए जाना जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया तो आपका राइट आंसर होगा कोहलर। अवयवीवाद का सिद्धांत किसने दिया तो आपका राइट आंसर होगा कोहलर। संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया तो आपका राइट आंसर होगा कोहलर। गेस्टाल्टवादी प्रयोगकर्ता का सिद्धांत किसने दिया या गेस्टाल्टवादी प्रयोगकर्ता कौन है कोहलर। तो भैया आंसर आपका नहीं बदलेगा, क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। याद रखना है कोहलर के सिद्धांत को सारी चीजें मैंने बेहतरीन टाइप करा के रखी है आपके लिए। ऐसी चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ठीक है, हमने आपको बताया समग्रवाद, संपूर्णवाद, पूर्ण आकृति के बारे में बताया भी बिल्कुल। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, प्रयोगकर्ता कौन है, तो सारी चीजें कोहलर होंगी। अब बात आती है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद है क्या, बच्चे बहुत सारे परेशान रहते हैं गेस्टाल्टवाद के मुझे प्रतिपादक को पता है कहते हैं, लेकिन सर मुझे नहीं पता है कि आखिर है क्या मतलब। केवल एक लाइन में पता रहना चाहिए कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती है तब तक हल नहीं होगा। ये गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है। अब मतलब क्या है, जैसे अगर हम कहते हैं कि 80 पेन का मूल्य क्या होगा तो आप क्या बता दोगे। हम आपसे अगर पूछें, आप जो वीडियो देख रहे हैं, कोई भी बहन कोई भाई वीडियो देख रहा है जो अध्यापक बनने वाला है, अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट कि 80 पेन का मूल्य क्या होगा, अगर आपसे पूछूं 60 पेन का मूल्य क्या होगा तो क्या बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। जब तक आपको एक पेन का मूल्य नहीं पता होगा, एक पेन का मूल्य अगर है आपका 5 रुपए, तभी तो आप 80 में पास करोगे, तभी तो इनका मूल्य निकाल पाओगे। यानी जब तक आपको एक रुपए का एक पेन का मूल्य नहीं पता होगा तब तक आप 80 पेन का मूल्य नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो क्या लिखा है, जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ेगी तब तक हल नहीं होगा। तो यहां भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है मेरे भाई, तो याद रखना है गेस्टाल्टवादी का प्रयोग आगे अभी हम पढ़ाएंगे कि भैया कोहलर ने कैसे कैसे चिंपैंजी पर प्रयोग करा है। अब बात आती है क्वेश्चन में ये कि कोहलर ने चिंपैंजी तो पर प्रयोग करा है, लेकिन कितने चिंपैंजी पर प्रयोग करा है तो कोहलर ने 6 चिंपैंजी पर प्रयोग करा है। मेन चिंपैंजी की बात आती है दोस्तों, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करा है। क्वेश्चन क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो बोल रहा हूं 1 मिनट सुनिएगा, 1 सेकंड भैया। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत किसने दिया है, प्रयोगकर्ता कौन है, आप होगे सर कोहलर। ठीक है, संपूर्णवाद कोहलर, अवयवीवाद कोहलर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कोहलर ने कितने चिंपैंजी पर प्रयोग करा, 6, बोले कि कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग करा, उसका नाम क्या है, बोले क्या, सुल्तान। ठीक है, गेस्टाल्टवादी का मतलब क्या है, जब तक समस्या नहीं दिखाई देगी तब तक समस्या का हल नहीं होगा। अब बात आती है कि एक फिगर आपको यहां पर कर लेना है, यानी समस्या का होना बहुत जरूरी है। क्या मानते हैं गेस्टाल्टवादी, समस्या का होना बहुत जरूरी है। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक विचार नहीं आएगा, अंतर्दृष्टि नहीं आएगी, और अंतर्दृष्टि को ही हम विचार कहते हैं मेरे भाई, इसीलिए इसको नाम रख दिया गया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अच्छा ये बताओ, जब तक आपके पास कोई समस्या नहीं होगी तब तक आप समाधान तो कर नहीं सकते, है ना भाई, कोई समाधान नहीं हो सकता। जब तक समस्या होगी तभी तो आप समाधान करोगे, बुखार है तभी तो आप समाधान के लिए फीवर के लिए पैरासिटामोल खाओगे, सिंपल सी बात है। तो समस्या होगी तभी आप विचार करोगे कि समस्या को कैसे समाधान किया जाए। तो पहले विचार करना है, फिर उसको स्वीकार करना है, सूझ मतलब तरकीब निकालना, और फिर तरकीब से हम उस समस्या का क्या करेंगे, निदान करेंगे, समाधान करेंगे। चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सारी चीजें जाननी मुझे, कितने चिंपैंजी थे, कौन चिंपैंजी का नाम था, गेस्टाल्टवादी है, कितने सिद्धांत। अब बात आती है एक पुस्तक की, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसने दी है। तो याद रखना है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की। तो क्वेश्चन क्या बना कि क्वेश्चन में ये बना है, हमेशा एक बुक आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोहलर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कोहलर हो जाएगा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। याद रखिएगा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, कोहलर की है। अब बात आती है प्रयोग, ध्यान दीजिएगा। अभी तक मैंने ये जाना कि भाई ससरी निगाह से कि चिंपैंजी पर प्रयोग करा, 6 चिंपैंजी थे, सारी चिंपैंजी की गतिविधियों आपने यहां पर अब देखनी है। ठीक है, गतिविधियों को कैसे क्या करा है, तो बस इतना याद रखना है कि कोहलर ने 2 प्रयोग करे, एक सुल्तान चिंपैंजी पर प्रयोग करा जो बॉक्स समस्या थी, दूसरा करा छड़ी का प्रयोग। तो यहां पर पहला आपको डालना है कि सुल्तान चिंपैंजी था, कैसा बंदर था, भूखा बंदर था, और इसको कर दिया भैया एक पिंजरे में कैद, एक बॉक्स में कैद कर दिया, ऊपर बहुत सारे केले टांग दिए, एक कमरे में बंद कर दिया, और कमरे का पिंजरा बाहर था, इसको बंद कर दिया और पिंजरे को लॉक कर दिया। किसने कर दिया, कोहलर ने। और यहां पर टांग दिया बहुत सारे केले, और यहां पर चिंपैंजी है। ठीक है, यहां पर क्या कर दिया, बॉक्स रखे हैं, 4-5 बॉक्स रखे हैं, और टांग दिया है क्या, छत पर यहां पर टांग कर लेना, टांग दिया और कमरा बंद कर दिया, यानी केलों को कमरे की छत पे कड़े में टांग दिया, और बॉक्स रखे हैं पास में। ठीक है, बॉक्स भी रखे हैं कमरे में। अब क्या है कि केले बहुत ऊपर है, चिंपैंजी प्राप्त करना चाहता है, ये बहुत ज्यादा भूखा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा भूखा है, लेकिन उसने प्राप्त करने की बहुत सारी कोशिश करी, कूदा उछला, लेकिन उन केलों को वो प्राप्त नहीं कर पाया। अगर प्राप्त कर लेता तो खा लेता और भूख शांत कर लेता। तो एकदम क्या हुआ, अचानक उसके दिमाग में सूझ आई, और सूझ से बक्सों को उसने एक के ऊपर एक रखा और इस केले को प्राप्त करा, खाया और भूख को शांत करा। तो एक प्रयोग समझ में आया। बॉक्स समस्या में क्या था, चिंपैंजी बहुत भूखा था, केले बहुत ऊपर थे, उसमें बॉक्स रखे थे कमरे में, चिंपैंजी अकेला था और बहुत कोशिश करी, फिर क्या आया, एकदम से उसके दिमाग में सूझ आई, एकदम से आई, ध्यान देना, एकदम से आई, थकने के बाद वो बैठ गया, एकदम से आई सूझ, और उसने बक्सों को एक के ऊपर एक रखा और चढ़ के उस पर क्या किया, वहां पर केलों को प्राप्त कर लिया। तो बस एक चीज दिमाग में आई क्या कि गेस्टाल्टवादी कहते हैं सूझ एकदम से आती है। क्या कहते हैं, सूझ एकदम से आती है, समस्या का होना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रयोग पर। छड़ी का प्रयोग किया, चिंपैंजी भैया थे, कमरे में बंद कर दिया था, पिंजरे में बंद कर दिया, केले को ऊपर लटका दिया, छड़ी रख दी। ठीक है, केले को ऊपर लटका दिया और छड़ी रख दी। छड़ी रखने में क्या हुआ कि भैया छड़ी थी यहां पर 2 कर लेना, यहां 2 छड़ी रखनी। ठीक है, 2 छड़ी रखनी, और 2 छड़ी क्या थी, एक छोटी थी और एक भी छोटी थी। तो वो छड़ी एक अगर उठाता छड़ी तो भी वो केलों के तक नहीं पहुंच पाती। यहां पर चिंपैंजी बैठा ऊपर पिंजरे में लटके हुए केले, तो वो नहीं पहुंच रही थी। एक छड़ी और एक छड़ी, 2 छड़ी उसके पास है अलग अलग। ठीक है, छोटी छोटी है, और उसने बहुत मेहनत करी लेकिन वो नहीं पहुंचा छड़ी से। अचानक थक कर बैठ गया, उसने क्या किया, उन दोनों छड़ियों को ऐसे खेल में उन दोनों छड़ियों को अचानक क्या कर दिया, जोड़ दिया। अचानक क्या कर दिया, जोड़ दिया, और ये छड़ी भैया एक से एक लंबी हो गई, यानी यहां से अब इतनी बड़ी हो गई। अब उनको जोड़ के क्या कर दिया, उन केलों को उतारा और खाकर अपनी भूख को शांत किया। तो समझ रहे हैं यहां पर भी क्या हुआ, उसके दिमाग में एक सूझ आई कि इस छड़ी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं केले हमें मिल सकते हैं। तो याद आया। तो पहले वाले में आपने वाक्य समस्या देखी थी, छत पर टांग दिया, ठीक है, वाक्य समस्या कमरे में, और दूसरे में पिंजरे में बंद किया। पिंजरे में बंद करने के बाद हमने छड़ी